लास्ट में आपने क्या लिखा था? अच्छा, उदारवादियों के विचार। फांसीवाद के संबंध में उदारवादियों ने तो लास्ट में हमने आपको बता दिया था कि उदारवादी मानते हैं कि फांसीवाद की व्याख्या केवल आर्थिक रूप में ही समझना ठीक नहीं है। फांसीवाद के उत्पन्न होने के सामाजिक और सांस्कृतिक वैचारिक कारण ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वजह से फांसीवादियों की जो मार्क्सवादी व्याख्या है, उनको लगता है कि उदारवादी और पूंजीवादी बिल्कुल फांसीवादी, उदारवादी, पूंजीवादी सब एक किस्म के लोग हैं। यानी इट वॉज नॉट फासिज्म, इट वॉज ए कैपिटलिज्म इन फेज ऑफ क्राइसिस। उदारवादियों ने कहा कि नहीं, उदारवादियों का मानना था कि नहीं, इसमें कल्चरल फैक्टर होते हैं, विचार का मामला होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है फांसीवाद के आने में, क्योंकि विचार लोगों के ऐसे बन गए, उपभोक्तावादी जीवन बन गया, उनको अपना महत्व, अपना हित ज्यादा दिखने लगा, और फिर उन्होंने आर्थिक सुविधाओं के नाम पर आजादी, अधिकार, संविधान, इन सब चीजों को पीछे कर दिया और फिर फांसीवाद आ गया। अब ये करना कठिन है कि दोनों में से कौन सी व्याख्या ज्यादा सही है। सही मायने में दोनों आंशिक रूप में सही है, लेकिन अब अगला देखें जरा, फांसीवादियों की शासन प्रणाली कैसी है। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर फासिस्ट। इनका कैसी है, इनके हिसाब से सरकार कैसी होनी चाहिए। अगर हम फासिस्ट की बात देखें तो फॉर फासिस्ट पहला देखेंगे व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पहला, दे बिलीव इन वन पार्टी गवर्नमेंट, एक दल की सरकार को ये मानते हैं। दे बिलीव इन वन पार्टी गवर्नमेंट। और सच पूछिए, एक दल के शासन के साथ साथ दे बिलीव इन काइंड ऑफ पर्सनालिटी वर्शिप, ये व्यक्तित्व की पूजा की बात को मानते हैं। व्यक्ति की पूजा होगी, पर्सनालिटी वर्शिप। इनको लगता है कि व्यक्ति की पूजा होगी। और आप देखेंगे कि अगर व्यक्ति की पूजा की बात की जाए, इसका सीधा सा मतलब है दे हैव ऑलवेज रिजेक्टेड रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इसका इससे कोई सरोकार नहीं है। ये सीधा मानते हैं देयर मस्ट बी वन पार्टी गवर्नमेंट, एक दल का शासन होना चाहिए और सब शासन पर सरकार का नियंत्रण होगा। तो गवर्नमेंट विल कंट्रोल ओवर मीडिया, गवर्नमेंट विल कंट्रोल ओवर द प्रेस, सरकार का मीडिया पर नियंत्रण होगा, प्रेस पे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंट्रोल ओवर द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। इनका धार्मिक संस्थाओं पर नियंत्रण होगा। स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, इट इज ऑल्सो अंडर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। स्कूल है, विश्वविद्यालय है, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ सर्विलांस ऑफ गवर्नमेंट। और आप जानते हैं पुलिस और आर्मी तो गवर्नमेंट के नियंत्रण में होती ही है। पुलिस आर्मी पे सरकार का नियंत्रण होगा। इतना ही नहीं, एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम, पूरी आर्थिक प्रणाली पर भी सरकार का नियंत्रण होगा। पूरी अर्थव्यवस्था गवर्नमेंट के नियंत्रण में होगी।
सरकार की निगरानी में चलेगी। और आपको यह दिला दें, अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस प्रकार का हो तो उसे हम कहते हैं टोटलिटेरियन स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये क्या है? सर्वाधिकारवादी राज्य। अगर सरकार का स्वरूप ऐसा होगा देन इट इज नोन एज ए टोटलिटेरियन स्टेट। ये सर्वाधिकारवादी राज्य कहलाएगा। ये टोटलिटेरियन स्टेट होगा, सर्वाधिकारवादी राज्य होगा। और सर्वाधिकारवादी राज्य का सीधा सा मतलब है जहां राज्य का समूची व्यवस्था पर नियंत्रण होता है। जहां राज्य नियंत्रण कर लेगा अर्थ पर भी, दल पर, मीडिया पर, स्कूल पर, पुलिस पर, आर्मी पर। बल्कि कहा जाता है कि सर्वाधिकारवाद के द्वारा एक सीक्रेट पुलिस भी रखी जाती थी जिससे ये हमेशा आम जनता में टेरर पैदा किया करते थे, आम जनता में हमेशा भय पैदा किया करते थे। इसलिए सर्वाधिकारवादी शासन बल का शासन है, शक्ति का शासन है, फोर्स का शासन है। ये बल का शासन है, शक्ति का, फोर्स का। तो फिर क्या आपको अलग से बताने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र के विरोधी हैं? दे आर ऑलवेज अपोजिंग डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र के विरोधी हैं, संसदीय शासन के बड़े खिलाफ हैं। और इनका सीधा सा मानना है लोकतंत्र के खिलाफ क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र में पहला, देश में एकता कभी स्थापित नहीं हो पाती। अनेक पार्टी, अनेक आवाज। यानी अगर पावरफुल देश को बनाना है, और वे माना भी करते थे कि अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गए, जर्मनी का मानना था इट इज बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ने हमें हराया। और इनको लगता था इटली को अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसका अपना पूरा शेयर नहीं मिल पाया, इट इज बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। देश को पावरफुल तब बनाया जाएगा जब देश की एक आवाज होगी, एक निर्णय होगा, निर्णय त्वरित रूप में लिया जाएगा। और क्लास के बजाय, व्यक्ति के बजाय हम किसके हितों को पहले बनाएंगे? राष्ट्र। इफ वी आर एम्फेसाइजिंग ओवर द इंटरेस्ट ऑफ ए नेशन, तभी हम केवल राष्ट्र को शक्तिशाली बना सकते हैं। ऐसा फासीवादियों की मान्यता थी। इसे याद रखिए, इनका शासन बिल्कुल अलग किस्म का है, सर्वाधिकारवाद, टोटलिटेरियन। इनके शासन के बिल्कुल मायने ही अलग हैं। ये सर्वाधिकारवादी है। अब आपको क्या लगता है? अच्छा, मार्क्सवादी शासन से ये मिलता जुलता है या उससे अलग है? अगर सर्वाधिकारवाद के मायने यही है कि मार्क्सवादी शासन जैसा है या उससे थोड़ा अलग है? अब बताइए, मार्क्सियन स्टेट इज टोटलिटेरियन स्टेट और नॉट? मार्क्स का राज सर्वाधिकारवादी था या नहीं था? अच्छा, मार्क्स में एक दल का शासन होगा या बहुदलीय? संविधान का या नेता का? इसे याद रखिए। क्या मार्क्सवादी मीडिया और प्रेस पे कंट्रोल नहीं रखते थे? चाइना को अब देख लीजिए। चाइना में सरकारी मीडिया है, सरकारी प्रेस है, वो हमेशा लोगों को नियंत्रित रखते हैं। अब देखिए, धार्मिक संस्थाओं को मुसोलिनी तो ये कहा करता था कि हमें धार्मिक संस्थाओं पर भी राज्य का नियंत्रण चाहिए। और हिटलर तो कहा करता था कि हमें एक नया धर्म ही बनाना है जो धर्म शक्ति की बात करे, दया और दान और शांति की बात न करे। बिकॉज दिस काइंड ऑफ रिलीजन इज स्पॉइलिंग द कैरेक्टर ऑफ द पीपल। इसलिए ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। जो राज्य सर्वाधिकारवादी फांसीवाद का है वही मार्क्सवाद का है। ऐसा आपको नहीं लगता? तो सवाल यह है कि फांसीवादी मार्क्सवाद के नजदीक हैं और पूंजीवादी हैं। मार्क्सवादी क्या कहते हैं? देखिए, वो समझने की बात है। मार्क्सवादी कहते हैं कि दे आर कैपिटलिस्ट।
उदारवादियों ने कहा ये लो, मार्क्सवादी के सगे भाई ये, और हमको बता रहे हम पूंजीवादी हैं। अब ये झगड़ा खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन सच मानिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर मान लीजिए कभी आपसे आ जाए सवाल, तो कभी नहीं पूछा गया है कि मार्क्सवादी जो राज्य का तंत्र है और फांसीवादी राज्य का तंत्र है वो एक ही जैसा है, दोनों सर्वाधिकारवादी है। अब बताइए, तो मार्क्सवाद फांसीवाद में समानता है, अंतर है? समानता है, अंतर है? क्या है? धीरे से आप बोल रहे हैं। समानता है, और अंतर क्या है? हाँ, तो ये बात सेबाई ने बड़ी दिलचस्प कंपैरिजन कर रखा है। सेबाई ने अपनी बुक में बड़ा दिलचस्प कंपैरिजन कर रखा है कि सिद्धांत के स्तर पर मार्क्सवाद और फांसीवाद का कोई मेल मिलाप नहीं है। सिद्धांत के स्तर पे, भाई सिद्धांत के स्तर पर बहन जी का समाजवादी पार्टी के साथ मेल मिलाप नहीं था, और मोदी का महबूबा के साथ मेल मिलाप नहीं था। सिद्धांत के स्तर पर व्यवहार में हुआ या नहीं हुआ? हो गया। लेकिन अब देखिए, वैसे ही अब बताइए, अगर मैं ये कह रहा हूं सिद्धांत के स्तर पर मार्क्सवाद, सिद्धांत के स्तर पर मार्क्सवाद और फांसीवाद में अंतर है, तो आप मुझे अंतर बताइए। थ्योरेटिकली देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन मार्क्सिज्म एंड फासिज्म। तो वो मुझे अंतर आप बताइए, कहाँ अंतर आपको दिखता है? या? अब कोई एक व्यक्ति 3-4 पॉइंट फटाफट मुझे बता दीजिए, तो मैं समझ पाऊंगा अपने विषय अच्छे से समझा हुआ है। कौन मानता? पूरा नाम लेकर, वो नहीं, ये वो नहीं, ये जी ओ जी नहीं, पूरी बात क्लियर करिए। हाँ, ठीक है। हम्म, अच्छा, यहाँ वहां नहीं, सीधी बात करे, फांसी बात, मार्क्सवाद, इतने कहने में कोई भार लग रहा है क्या? हाँ बताइए। और फिर ये वो कमाल की बात है यार, तेजी से बोलो। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, ये तो ये भी बात कर रहे हैं, अधिनायकत्व तो ही है। सर्वहारा का अधिनायकत्व था, पार्टी का अधिनायकत्व बन गया। सर्वहारा कहाँ देखा, अधिनायकत्व कहाँ है? यहाँ पे अंतर नहीं कर सकते, ये तो शासन प्रणाली है। मार्क्सवादी नहीं मानते। और अच्छा, ये विचारधाराएं पढ़ के आपने फिर से हिस्ट्री पढ़ी, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी, या उसके बाद पढ़िएगा कभी? तब आपको लगेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका देखने का तरीका ही बदल जाएगा। नहीं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या समझते होंगे, इनके इसको ऑस्ट्रिया का राजा गया, उसने बम मार दिया। जब उसने बम मार दिया, उसने कहा अब हम वार करेंगे, तो उसने कहा हम भी साथ आ रहे हैं। दोनों लड़ गए, लड़ाई खत्म हो गई, 14 दिन तक चली, 15 दिन तक चली। सवाल यह है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विचारधारा का संघर्ष था या व्यक्तियों का? इतिहास किसकी प्रगति है, विचारधारा का या व्यक्तियों का? विचारधारा का। राष्ट्रीय आंदोलन में क्या, अब देखिए इसको कैसे कंपेरिजन करेंगे? अब देखिए इसको कैसे कंपेरिजन करेंगे? अब बार बार कहते हैं राष्ट्र, अरे जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया उसके राष्ट्रीय आंदोलन तो हल हुआ है दोस्तों, कैसे आप बता दें? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या इस बात पे ये बहस नहीं उठी
कि ये कहा गया कांग्रेस को सेकेंड वर्ल्ड वार का सपोर्ट इसलिए करना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार वाज अ वॉर बिटवीन फासिज्म एंड डेमोक्रेसी। उदारवाद की बात तो नहीं कही गई, तो महात्मा गांधी से अपेक्षा की गई ये द्वितीय विश्व युद्ध नहीं है, ये लोकतंत्र और फांसीवाद के बीच का संघर्ष है। और लोकतंत्र के साथ ब्रिटेन है और फांसीवाद में जर्मनी इटली है। नेताजी इसीलिए दोस्तों ब्रांडेड कर दिए गए फासिस्ट फासिस्ट। नेताजी को इनडायरेक्टली हमने ब्लेम कर दिया कि वो जो फासिस्ट, जबकि नेताजी कहा करते थे कि भाई देखिए हम फासिस्ट नहीं है। और नेताजी कहा भी करते थे जो देश गुलामी का शिकार हो उसके लिए उदारवाद नहीं, मार्क्सवाद नहीं, एक ही बात आती है राष्ट्रवाद। और नेताजी उस वैरायटी व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रवाद को समाजवाद के साथ मिलाया, और ये विचार जर्मनी नहीं दिया था। भाई नेताजी को इसी खामियाजा भोग भुगतना पड़ा कि उन्होंने, लेकिन गांधी से भी ये बात पूछी गई कि सेकेंड वर्ल्ड वार क्या विचारधाराओं के बीच का युद्ध है? तो गांधी ने कहा ठीक है, मैंने मान लिया कि लोकतंत्र फांसीवाद के बीच का युद्ध है, मैंने मान लिया। लेकिन ऐसा चर्चिल साहब, अगर ये लोकतंत्र फांसीवाद के बीच का युद्ध है तो आपने जो अटलांटिक चार्टर दिया है उसमें तो आपने ये कहा कि पूरी दुनिया जो पराधीनता के शिकार है वो आजाद हो जाएगी। चर्चिल ने गांधी बेकार की बात मत करना, ये तुम्हारे लिए नहीं है, यूरोप के लिए है। गांधी ने कहा दूसरा सवाल चर्चिल, अगर ये लोकतंत्र और फांसीवाद के बीच लड़ाई है, पहले मुझे आजादी चाहिए। चर्चिल ने, गांधी कैसी बात करते हो तुम नंगे फकीर, ये सब बात तुम मुझसे करोगे? चर्चिल ने कहा पहले तुम हमें वॉर में सपोर्ट करो, उसके बाद हम बताएंगे क्या होगा। गांधी ने कहा अभी के अभी। तो बताइए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विचारधारा का मामला फंसा कि नहीं? जबकि एम.एन. रॉय, हमारे यहाँ पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऐसा वॉर था जिसमें मार्क्सवादियों ने ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट किया था। अदरवाइज पूरी हिस्ट्री में कभी मार्क्सिस्ट ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन नहीं किया था, और पूरे हिस्ट्री में हमेशा ब्रिटिश सरकार ने मार्क्सवादियों को बैन रखा। ब्रिटिश सरकार ने मार्क्सवाद पे हमेशा बैन रखा, हमेशा प्रतिबंध लगा रखा है। एक ही ऐसा अवसर था जब मार्क्सवादियों पे बैन हटाया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मार्क्सवादियों ने कहा कि इस समय कांग्रेस को भी ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना चाहिए। गांधी ने कहा तुम लोग हमेशा से अपनी दिमाग रखते नहीं, कहीं ब्रिटेन के चश्मे से देखते हो, कहीं मास्को के। गांधी ने माना नहीं। गांधी ने कहा हथौड़ा चलाओ, लोहा गर्म है इसमें ब्रिटेन कमजोर हो रहा है, इसी समय तो इस पर आंदोलन करने की आवश्यकता है। इट वॉज ए सेकेंड वर्ल्ड वॉर और एन आइडियोलॉजिकल वॉर। और अब जीएस में भी सारे प्रीवियस ईयर के सवाल आप देख जाइए, जीएस में चाहे हिस्ट्री हो चाहे कोई विषय हो, हमेशा सैद्धांतिक सवाल पूछा जाता है। व्यवहारिक घटना थोड़े कि अब कभी, अच्छा कभी ऐसा पूछा गया क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण बताओ, जीएस में पूछा गया क्या? कभी नहीं पूछा जाएगा। और एक खास बात है, जब हमने समाजवाद पढ़ लिया, समाज मुझे दे दिया होता तो मैं क्यों परेशान हो गई। अच्छा जब समाजवाद पढ़ते हैं, ये नैतिक विचारधारा है या नहीं है? नैतिक विचारधारा समाजवाद, फोर्थ पेपर में क्या पढ़ेंगे? नैतिकता। नैतिकता, नैतिक व्यक्ति कैसा होना चाहिए? और अनैतिकता का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है बताइए दोस्तों? इतना अच्छा विषय आपको मिलेगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये वो सीरियसली बोल रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस का अप्लाई करके तो देखिए, तो मन खुश हो जाएगा। अब कंपैरिजन की बात, फिर आपको कंपैरिजन कर दें, या कंपैरिजन करके आप देखिए। एंड व्हाट इज कंपैरिजन? अगर हम शासन के स्तर की बात करें तो ऐसा लगता है फांसीवाद मार्क्सवाद एक है, लेकिन उसमें भी एक फर्क बेसिक है, याद रखिए। फांसीवादी मानते हैं राज्य ईश्वर जैसा है, दैवी जैसा है। मार्क्सवादी मानते हैं राज्य क्लास इंस्ट्रूमेंट है। क्या राज्य के, जो बात ध्यान दें, सरकार का शासन एक जैसा है, शासन प्रणाली जैसा है, राज्य की प्रकृति के बारे में अंतर है। नेचर ऑफ स्टेट इज डिफरेंट इन मार्क्सिज्म एंड फासिज्म।
मार्क्सवाद मानते हैं राज्य वर्ग यंत्र है, पूंजीपतियों का हाथ का खिलौना है, शोषण के यंत्र है, शोषण के यंत्र है। जबकि फांसीवादी मानते हैं नहीं नहीं, राष्ट्र दैवी है, ये बनाया नहीं गया है, ये तो विकास का परिणाम है, ईश्वर जैसा है। राज्य की प्रकृति में फर्क आ जाता है, नंबर एक, बहुत बड़ा अंतर है पहला। और दूसरा पे देखिए, जब हम कंपेयर करते हैं तो उसमें भी प्राथमिकता पहले कौन पॉइंट आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। मार्क्सवाद का पूरा चिंतन ही इकोनॉमी को आधार लेके चलता है, फांसीवादियों का चिंतन आदर्शवादी है। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मार्क्सवादी मानते हैं समाज, राज्य, धर्म को समझने का सबसे मूल एलिमेंट क्या है, इकोनॉमी। इकोनॉमी इज द बेस, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन कैसे होता है, उत्पादन के संबंध क्या है, उत्पादन का मालिक कौन है। जब तक इस बात को आप नहीं समझेंगे तब तक राज्य सरकार को आप नहीं समझ पाएंगे, धर्म को नहीं समझ पाएंगे। फांसीवादी बात नहीं मानते, फांसीवादी परंपरा की बात करते हैं, रेस की बात करते हैं। फासिज्म में परंपरा, रेस, कल्चर आदर्शवाद नहीं हो गया, नैतिकता, राष्ट्र की महानता, फर्क आ गया। अब अगला अंतर देखेंगे, नोट्स में लिखा भी होगा, आपके नोट्स में लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है पूरा। हम इसलिए हम लिखवाने, बस पॉइंट हम आपको बता दें हर चीज को ऐसे, और आप हर चीज को 4 पॉइंट, 5 पॉइंट ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए। साइंटिफिक तरीका ये होता है लिखने का। और फिर आपको बता दें, जैसे कि अगला अंतर करेंगे, ये सच बात है कि राज्य का जो व्यवहारिक रूप है दोनों का एक जैसा है, लेकिन अंतर देखेंगे, अंतर दोनों में देखेंगे। मार्क्सवादियों के अनुसार ये सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व संक्रमणकालीन राज्य है, इट्स नॉट अ परमानेंट। अंतिम उद्देश्य क्या है, साम्यवाद, राष्ट्र हटेगा। मार्क्सवादी मानते हैं फांसीवादियों के हिसाब से राष्ट्र हट ही नहीं सकता, राष्ट्र तो पवित्र है, दैवी है, इस मतलब आध्यात्मिक नैतिक है। दूसरी बात, मार्क्सवादी मानववादी है। मार्क्सवादी राज्य, धर्म सबके विरोधी क्यों है, मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता, अधिकारों की बात करते हैं। फांसीवादी नहीं, फांसीवादी चिंतन में स्वतंत्रता जैसी कोई चीज नहीं है, अधिकार नहीं है, संविधानवाद नहीं है, एक ही है, राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र की महिमा, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा। उसका बेसिक कारण क्या है, फांसीवाद मानता है मानव भावनात्मक है, बुद्धि विवेक का जीवन में कोई महत्व नहीं है। मार्क्सवाद के हिसाब से रीजन, विवेक, ये है फंडामेंटल एलिमेंट जो व्यक्ति को नहीं, समाज को, राष्ट्र को संचालित करता है। और अगर रीजन, विवेक ना होता तो मार्क्स अपने आप को वैज्ञानिक क्यों कहता। मार्क्स ऑलवेज सेड दैट आई एम ए साइंटिफिक। और साइंस में याद रखिए, कल्चर नहीं चलता, भावना नहीं चलती, संस्कृत नहीं चलता, धर्म नहीं चलता, अतीत नहीं चलता, पूर्व चलता है। मार्क्सवादी क्या बनते हैं, वैज्ञानिक कारण कार्य की व्याख्या करेगा। अगले 3-4 दिनों में दिल्ली में मौसम वेट रहने का अनुमान है, बारिश होने का अनुमान है, कैसे, वैज्ञानिक है। तो जितने मौसम विभाग के लोग हैं वो देखते हैं ह्यूमिडिटी कितना है, टेम्परेचर कितना है, हवाओं के रफ्तार कितने हैं, उस हिसाब से प्रेडिक्शन कर देंगे, प्रेडिक्शन सही होता है। साइंटिस्ट ऑलवेज लुक फॉर फ्यूचर। और फांसीवाद में भविष्य को लाने कल्पना है, अतीत को रिवाइव करने कल्पना है। अंतर आ गया कि नहीं अंतर आ गया। इसलिए फांसीवाद और मार्क्सवाद के बीच का अंतर वैसा है जैसा शक्तिमान और सम्राट क्लिविस के बीच का है। लेकिन संयोग से एक जगह दोनों बैठ के चाय पी रहे थे, अब गलती से कहीं की दुकान पे आ गए, दोनों चाय पीने लगे और लोगों ने ये समझ लिया भाई तो सगे भाई है। दोनों में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। जैसे कई बार आप अपने किसी धुर दोस्त के साथ टहल रहे हो, लेकिन आपका स्वभाव दोस्त के स्वभाव से बिल्कुल अपोजिट हो, तो आपको कोई समझ लेगा अच्छा ये इसके साथ घूम रहा है, ये तो वैसा है। हाँ वैसा है, लेकिन जरूर जिसके साथ हम घूम रहे हैं मैं भी वैसा हूं। घूम रहे हैं, हो सकता उतने तक मेरा उसका साथ हो। इसे याद रखिए,
आपने फिल्मों में देखा है, क्वेश्चन लिखा जाए, इसका किसी घटना से वास्तविकता से मिल जाना महज संयोग कहलाएगा। इसलिए महज संयोग है कि मार्क्सवाद और फासीवाद कुछ बातें मिल गई, ये महज संयोग है, बाकी कोई मेल मिलाप है नहीं। नदी के दो किनारे हैं, नदी के दो किनारे मिलते नहीं दोस्तों। These are two banks of a great river which never meet with one another. वो each other कभी मिलते नहीं, बल्कि दो रेल की पटरियां हैं, मिलती नहीं कभी। यही है, निष्कर्ष हो गया। आगे बढ़े। ये फासीवाद है। अच्छा ये बताइए, फासीवाद है, अच्छा कोई विचारधारा हम पढ़ते हैं उसकी प्रासंगिकता होती है? मार्क्सवाद आपने देखा, और कई लोगों ने हमसे सवाल भी लिख के लाया कि भाई समाजवाद की प्रासंगिकता क्या है। तो फिर आपको हम याद दिला दें, जब भी समाजवाद की प्रासंगिकता पूछी जाए, भाई अब एंथनी गिडिंस का विचार लिख देंगे, चीन का बाजारवादी समाजवाद लिख देंगे, नव मार्क्सवाद लिख देंगे, पूंजीवाद के संकट लिख देंगे और विषमता वगैरह की बात कर देंगे। तो समाजवाद की प्रासंगिकता है या नहीं है? बस ऐसे 4-4, 5-5 मिनट, बस एक स्कॉलर का नाम आपने लिख दिया। हर चीज को 4-5 पॉइंट में कन्वर्ट कर जाइए, तो फिर काम आसान हो जाता है। अच्छा दूसरा, लास्ट में, फासीवाद की प्रासंगिकता क्या है? व्हाट इज रिलेवेंस ऑफ फासिज्म? अच्छा बताइए, फासीवाद से आपने क्या सीखा? क्या ऐसी चीज है जो, अच्छा कहीं आप जाते हैं कुछ सीख के आते हैं कि नहीं आते हैं? फासीवाद से पढ़ने के बाद क्या सीखा आपने? क्या? अच्छा हमने ये सीखा कि राष्ट्रवाद हमें, तो मतलब आप राष्ट्रवादी हो गए फासीवादी पढ़ने के बाद, मतलब मैं ये समझ लूं क्या? राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर माना जाए। अच्छा अच्छा, मतलब अगर आपको हिटलर और मुसोलिनी मिल जाए, एक बार उनको नमस्कार करेंगे, धन्यवाद महोदय, आपने हमारी आंखें खोल दी, आप न होते तो हम राष्ट्रीय हित को न पहचान पाते, मतलब ऐसा आप कह रहे हैं। एक बार याद रखिए, कभी आपने ध्यान से देखा है फिल्मों में विलन का रोल क्या होता है? जब हीरो विलन को मारता है तभी हीरोइन के साथ उसका संबंध होता है। अजीब सा कोरिलेशन है। जरा देखिए, भगवान राम को हम रावण के बिना भगवान राम बन पाते क्या? राजा राम थे वो, भगवान कैसे बने? क्योंकि उनके सामने एक विलन आया। और अक्षय कुमार हीरो कब बनता है? उसके सामने एक विलन आता है। याद रखिए, फांसीवाद अगर आपको कभी आए और आप ये लिख दें कि हमने इसे सीखा कि राष्ट्रवाद आगे बढ़ता है, तो भयंकर सीख है। फिर भयंकर सीख है। सीख ये होनी चाहिए कि हमने पढ़ के ये सीखा स्वतंत्रता, अधिकार, संविधानवाद का कितना बड़ा महत्व होता है। भाई जर्मनी इटली वालों से पूछे कैसे धुनाई हुई दोस्तों उनकी, उनको कैसे धुना गया, पीटा गया, आजादी छीन ली गई, जीवन अस्त व्यस्त हो गया, व्यक्ति को पशु जैसे ट्रीट किया गया। इसीलिए एक बात याद रखिए, अगर आपको आजादी का मतलब बताना है तो हम सिद्धांत न बताएं, उसी दिन बड़े घर में रख दें। आजादी के मैंने 2 तरीके सीखे जाते हैं। नंबर 1, पहले हम बता दें इस विद्वान ने आजादी के बारे में क्या कहा, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा। 2-4 दिन जेल में रख दिया जाए, किसी विद्वान को बताने की नहीं आवश्यकता कि आजादी का मतलब क्या है। बाबा राम रहीम जाके पूछिए, वो करें छोड़ दो बाबू, एक बार छोड़ दो, एक बार जाने दो हमको। जेल लगा, क्या करना चाहते हो? मैं खेती करना चाहता हूँ। ओह, खेत, उनका खेत मुझे याद कर रहा है, बरसात हो रही है, खेती करना चाहते हैं। आजादी का महत्व पिजड़े में बंदू छुड़िया से पूछ के, लेकिन सईयों की बात वो बोलता नहीं। आसाराम बापू बोलेंगे, जाके पूछ लीजिए कभी।
संजू बाबा जेल में बंद थे, तो एक बार वो निकले बाहर, तो उनसे पत्रकार ने पूछा कि संजू बाबा आपका क्या राय है इसके बारे में। उनका पहली बार मुझे लगा कि आजादी का मतलब क्या होता है। मिल नहीं पढ़ा था उन्होंने, उदारवाद नहीं पढ़ा था। बिना उदारवाद पढ़े भी आजादी का मतलब जान सकते हैं, लेकिन तरीका ईश्वर ने करे कभी अपनाना पड़े। समझ ही लीजिए, बहुत है, जाने की आवश्यकता वहां नहीं है दोस्तों। ये उसका महत्व है, फांसीवाद का ही महत्व है। ये विलन है, ये विलन ही है। लेकिन आपको लगता नहीं फांसीवाद की वर्तमान में समस्या? तो आप ये बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसने हमारी आजादी छीनी है, आज भी छीन सकता है? कहीं से तैयारी हो रही है क्या? 2-3 लाइन लिख लीजिए। पहला, अच्छा, किसी ने पूछा है कि फांसीवादी विचारधारा में राष्ट्र राज्य के मध्य संघर्ष को अपरिहार्य माना गया है। इसका मतलब शायद आप ये गलती कर रहे होंगे कि राष्ट्र राज्य के बीच संघर्ष, इसका मतलब ये नहीं है। राष्ट्र राज्य को एक राष्ट्र राज्य का मतलब जर्मनी इटली के बीच संघर्ष, इटली फ्रांस, फ्रांस ब्रिटेन और ब्रिटेन रसिया, इनके बीच संघर्ष होगा। क्यों? क्योंकि लड़ना ही जीवन का मूल सत्य है। लड़ाई होगी तभी तो पता चले कौन सर्वश्रेष्ठ है। जीवन में हिटलर ने कहा था जीवन में 3 ही तो प्रजातियां हैं, एक सभ्यता का निर्माण करने वाली। उससे पूछा कौन है, उसने कहा कि आर्य। उसने कहा सभ्यता का विध्वंस करने वाली कौन? यहूदी। और दूसरा सभ्यता का वहन करने वाली, बाकी जो काली पीली भूरी प्रजातियां हैं सब, 3 ही तो प्रजाति है। और तीनों में श्रेष्ठ कौन है पता कैसे चलेगा? लड़ाई। इसे याद रखिए दोस्तों, जो लड़ेगा वही बचेगा। फांसीवादी संकट विश्व में कभी भी उत्पन्न हो सकता है। द फासिस्ट आइडियोलॉजी कैन इमर्ज एट एनी टाइम इन दिस वर्ल्ड। और वर्तमान में राष्ट्रवाद का प्रभाव बढ़ रहा है। नाउ द इन्फ्लुएंस ऑफ नेशनलिज्म इज राइजिंग इन द वर्ल्ड। वर्तमान में राष्ट्रवाद का प्रभाव बढ़ रहा है। अगला पॉइंट, साम्यवाद साम्यवाद के विघटन के बाद, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिज्म, साम्यवाद के विघटन के बाद जाति, धर्म, भाषा की नृजाति पहचाने, नृजाति अंडरलाइन, एथनिक आइडेंटिटीज जाति, धर्म, भाषा की नृजाति पहचाने बढ़ रही हैं। आप याद रखिए, उदारवाद ने हमारी एक आधुनिक पहचान बनाई कि व्यक्ति नागरिक है। मार्क्सवाद ने हमारी आधुनिक पहचान बनाई कि व्यक्ति क्लास का मेंबर है। फांसीवाद की पहचान आधुनिक नहीं है,
व्यक्ति प्रजाति का है, धर्म का है, कल्चर का है, इसे कहते हैं निर्जाति। ये व्यक्ति, और आप याद रखिए, धर्म जाति भाषा हमने थोड़ी बनाई, हमने परंपरा से मिल गई हमें, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, उसमें विवेक का कोई सवाल पैदा नहीं होता। और आज आप देखेंगे 1990 के बाद कहा जाता है मार्क्सवाद का एक बड़ा प्रभाव था। मार्क्सवाद का शायद इतना सकारात्मक प्रभाव पूरी दुनिया में था कि पूरी दुनिया में जाति, धर्म, प्रजाति, इन सब संघर्ष को दबा के रखा गया था, क्योंकि लोगों के पास मार्क्सवादी सिस्टम में, रसिया जैसे डाइवर्स सोसाइटी में लोगों ने कहा कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर कामरेड, हम साम्यवादी, हम भाई भाई है। लेकिन अभी आप देखिए पूरी दुनिया में निर्जाति संघर्ष उत्पन्न हो रहा है। यूक्रेनी रसियाई आपस में लड़ रहे हैं। सूडान में भी देख ही रहे हैं क्या हाल है। सूडान में ईसाइयों मुस्लिम्स के बीच झगड़ा मचा हुआ है। पश्चिमी एशिया में आप देखिए आज धर्म का संघर्ष ज्यादा प्रभावशाली बन रहा है। प्रजाति की बातें, और आप देखेंगे कि प्रजाति पहचाने बन रही है। अभी न्यूजीलैंड में जो मुस्लिम्स के खिलाफ हमला हुआ, इट इज अ साइन ऑफ ग्रोइंग रेसिज्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियल प्योरिटी इन दिस वर्ल्ड। एशियाई अफ्रीकी लोगों के खिलाफ यूरोप में, अमेरिका में बड़ा ही तरीके से घृणा जैसा भाव उत्पन्न हो रहा है। तब देखेंगे ये बातें तो इंपॉर्टेंट है। ब्रेग्जिट से यूरोप, इंग्लैंड बाहर आ गया। अमेरिका पूरे माइग्रेशन की पॉलिसी को टाइट कर रहा है, और कहा जाता है कि दुनिया में फिर से हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जैसा कभी इन लोगों ने कहा था। अगला पॉइंट, भूमंडलीकरण। अगला पॉइंट, भूमंडलीकरण के विरोध में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का प्रभाव फिर से वापस आ रहा है। इन द प्रेजेंट एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द नोशन ऑफ नेशनलिज्म इज अगेन रिवाइविंग। राष्ट्रवाद का प्रभाव पुनः आगे आ रहा है। और यूरोप में दक्षिणपंथी दलों का प्रभाव बढ़ रहा है। The importance of rightist parties is growing in Europe. अच्छा, दक्षिणपंथी दल कौन है? जो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, राष्ट्र के आधार पर आगे बढ़ते हैं। यूरोप में दक्षिणपंथी दलों का प्रभाव बढ़ रहा है, तथा यूरोप और अमेरिका में, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में प्रजाति भेदभाव की घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में प्रजाति भेदभाव की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। Even the racial discrimination is also rising in the various parts of Europe and United States. ये तो वर्तमान कुछ एग्जाम्पल है। तो लोग कहते हैं कि फांसीवाद विचारधारा कभी खत्म नहीं हो सकती। और आप एक बात याद रखिए, इसकी एक सैद्धांतिक व्याख्या आपको बता दें। ये सारे तो व्यवहारिक एग्जाम्पल है। इसका एक सैद्धांतिक कारण ये है कि दुनिया में एक प्रवृत्ति आगे बढ़ रही है। एक बात जो आप नहीं लिखेंगे, लेकिन एक हिंट आपको दे दें। किसी ने पूछा भी है कि फांसीवाद के लिए ऐसा क्यों कहा जाता है? प्रेस पियानो की तरह है। पियानो हो, हारमोनियम हो, खुद से बजता है या हम बजाते हैं? इसलिए प्रेस का मतलब क्या है? जो सरकार कहेगा वही छपेगा, जो हिटलर और मुसोलिनी बोलेंगे वही पढ़ाया जाएगा। और उस समय तो फांसीवादी यहाँ तक लोग रखते थे, जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है उसमें फांसीवादी सीक्रेट पुलिस जाके बैठती थी। कोई प्रोफेसर उसके खिलाफ तो नहीं बोल रहा है, और प्रोफेसर ने खिलाफ बोला, रात में पुलिस आती थी, बोरे में बंद किया, समुद्र में फेंक दिया।
जाओ बोलो। इससे आपको याद होगा फ्रैंकफर्ट स्कूल, 1930 के दशक में जो फ्रैंकफर्ट स्कूल था, पूरा स्कूल ही भाग खड़ा हुआ अमेरिका में। सब बहुत सारे विद्वान जान बचाकर भागे, जो होशियार थे भाग गए जर्मनी से। लेकिन जो थोड़ा अड़ियल किस्म के लोग थे वो भागने को तैयार नहीं हुए, मार दिए गए। एक बात याद रखिए, फांसीवादी मानता नहीं, एक ही विचार होगा, इसलिए विचारों की आलोचना करना, विपक्ष, ये सब कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये सब कॉन्सेप्ट फांसीवाद में नहीं था। और हम ये तो नहीं कहेंगे कि फांसीवाद बढ़ रहा है, लेकिन आप देखें राष्ट्रवाद का प्रभाव कैसे बढ़ा। पहली बार ऐसा 90 के बाद दिख रहा है। 90 के बाद तो ऐसा लगता था कि नहीं, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, लगता है राष्ट्र उड़ जाएगा, राष्ट्र का अस्तित्व तो रहेगा ही नहीं। अभी आप देखेंगे फिर से शक्तिशाली प्रवृत्ति, रसिया में व्लादिमीर पुतिन चौथी बार राष्ट्रपति बने, चीन में आजीवन राष्ट्रपति। हम ये तो नहीं कहेंगे भारत में ऐसा है, लिखिएगा भी मत, लेकिन आपको लगता नहीं भारत में जो राष्ट्रवाद का माहौल तैयार किया जा रहा है। एक बात ये तब उसके अपोजिशन में ये कहा जा सकता है कि डोंट वरी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फासिज्म इन 21st सेंचुरी, क्योंकि लोकतंत्र बहुत मजबूत है, प्रेस आ गया है, 21st सेंचुरी है, मीडिया, व्हाट्सएप का जमाना है, तो इतना आसान नहीं है कि लोकतंत्र को उखाड़ फेंकेगा। लेकिन है तो प्रॉब्लम, अंदेशा तो है। क्योंकि याद रखिए, आज हमारे पास एक ऐसा जमाना है, एक ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी कीमत पर नौकरी चाहिए। आज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? रोजगार। ये बताइए, कोई व्यक्ति यही कहते हैं भाई हम सब आपको रोजगार दे देंगे, बोलना उलना बंद कर दीजिए, तो बोलना प्रेफर करेंगे या रोजगार? तो कई लोग तो कहते हैं कि भाई शासन से क्या मतलब है यार, हमें रोटी कपड़ा मकान मिले, दैट इज प्राइमरी। इसे याद रखिए, अति भौतिकवाद के युग में फांसीवाद के आने की संभावना बनी रहती है। अगला पॉइंट, बस लास्ट जस्टिफिकेशन जो एक स्कॉलर ने कहा, जो हमें थिंकर में पढ़ना भी है। अगला पॉइंट, हन्ना आरेंड। अच्छा बताए, पियानो और व्यक्ति के बीच क्या फर्क होता है? पियानो और व्यक्ति के बीच क्या फर्क है? पियानो को दूसरा बजाता है और हम। इसे याद रखिए दोस्तों, कोई हाँ कहे और आप हाँ मिला दीजिए, इसका मतलब है हाँ ठीक, विचार कर लिए, तार्किक हो तो हाँ मिला चलेगा। अब किसी ने हाँ कहा, आपने हाँ मिला दिया, मुस्कुराया भी मुस्कुरा दिया, बैठा बैठ के उठा आप उठ गए। फिर विचार कर लीजिएगा कि हम पियानो हैं, पियानो वही बजेगा जो दूसरा बजाएगा। खास बात होती है। और कई बार हम बिना सोचे समझे पियानो बन जाते हैं और हमें लग रहा है कि हम आजादी का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, हन्ना अरेंट ने यही बात आगाह किया। अगला पॉइंट, यह उल्लेखनीय है कि फांसीवादी शासन, हाँ हन्ना अरेंट ने कहा, उन्होंने तो कहा है कि उल्लेखनीय है कि फांसीवादी शासन औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और लोकतंत्र के दौर में उत्पन्न हुआ। फांसीवादी शासन औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और लोकतंत्र के दौर में उत्पन्न हुआ। Fascist government emerged, industrialization, in age of urbanization and in democracy. शहरीकरण, औद्योगिकरण और लोकतंत्र के युग में उत्पन्न हुआ, जहां जहां नागरिकों के द्वारा भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
जहां नागरिकों के द्वारा भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आजादी का दमन कर दिया गया, आजादी का परित्याग कर दिया गया। Even people have abandoned their liberty for the sake of economic necessities and economic interest. और इतना ही नहीं, आज के नॉम चॉम्स्की जैसे विचारक की बात मानते हैं कि मीडिया ने इतना पर्दा प्रभाव बढ़ा लिया है। अगला पॉइंट, नॉम चॉम्स्की ये 21st सेंचुरी के सबसे बड़े स्कॉलर हैं। नॉम चॉम्स्की ने तो यहां तक कहा है कि वर्तमान में मीडिया प्रोपेगेंडा के द्वारा सही विचारों को दबा दे रही है। What Chomsky said that now media is suppressing the truth due to its machinery of propaganda. और आप याद रखिए, हम हैबरमास की बात अगर ना मार्क्सवादियों की बात करें, आज के जमाने में सबसे बड़ी चीज है मीडिया इंडस्ट्री। मीडिया सही गलत और गलत को सही बता देगी। तो कल के लिए अगर आपको यही बता दिया जाए कि ना भाई तानाशाही देश के विकास के लिए सबसे अच्छा होगा, आप किस तरफ चले जाएंगे? तानाशाह की तरफ चले जाएंगे। ये प्रॉब्लम है। इसलिए इन विचारों का महत्व अभी भी है। हम स्वतंत्रता, समानता, अधिकार को बनाए रखें। वैसे दूसरे पक्ष में कहा जाए तो आज थोड़ा लोकतंत्र, जनमत का प्रभाव ज्यादा है, नागरिक समाज बहुत सक्रिय है। इतनी आसानी से कोई फांसीवाद नहीं ला सकता, लेकिन है तो प्रॉब्लम तो हमेशा बनी रहती है। इसलिए हमें क्या होता है, नागरिक होने और लोकतंत्र होने का मतलब है कि वी आर सपोज टू ऑलवेज बी कॉशियस। हम एकदम चौकन्ने रहें, क्योंकि स्वतंत्रता सतत जागरूकता की शर्त है। अगर हम ही नहीं चुस्त हैं, फिर तो डेमोक्रेसी विल बी इन डेंजर, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। लास्ट में एक पॉइंट आपको बता दें, अभी तक देखिए मैं एक शब्द का प्रयोग किया, फासिज्म। फासिज्म में दो लोगों के विचार मूल आते हैं, मुसोलिनी, हिटलर। कई लोग कहते हैं नहीं, मुसोलिनी हिटलर के विचारों में कुछ अंतर था। वो पूछा जाएगा, इसमें मुझे डाउट है, लेकिन तब भी थोड़ा अंतराश में देख लें कि फासिज्म में दोनों लोगों के विचार आते हैं। और ये समस्या हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में समस्या हो भी रही हो कि यार फासिज्म अलग है, नाजीवाद अलग है। या फांसी नाजीवाद एक ही है? एक ही है। आप याद रखिए, जिसे हम नाजी कहते हैं वो जर्मनी के हिटलर के दल का नाम था, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। उसका शॉर्ट नाम क्या था? नाजी। जर्मन में नाजी। इसलिए आप याद रखिए, मुसोलिनी हिटलर के मूल मान्यताएं एक थी, तकनीक अंतर था। अभी से डाउटफुल है कि कभी मुसोलिनी हिटलर के बीच तकनीक तरफ से पूछ लिया जाएगा। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं मुसोलिनी का विचार फांसीवादी, हिटलर का विचार नाजीवादी। बोथ आर फासिस्ट, क्योंकि नाजी पार्टी का नाम था जिसने मुसोलिनी के विचार को जर्मनी में ला दिया, और मुसोलिनी 1922 के बाद शासन में आया और हिटलर 1930 के बाद। दोनों एक है, लेकिन अगर तकनीक अंतर करना चाहते हैं तो लास्ट में देखने जरा, fascism and Nazism are same, but we can draw some technical differences. That is not substantial. कुछ हम टेक्निकल डिफरेंसेस देखें। समानता क्या है?
चाहे मुसोलिनी हो चाहे हिटलर हो, दोनों की बातें एक जैसी हैं। अच्छा, एक खास बात आप देखेंगे, जब हम उदारवाद और मार्क्सवाद की बात करते हैं उसमें फिलोसफर की बात पढ़ते हैं, किसी शासक की बात थोड़ी पढ़ते हैं। लेकिन मुसोलिनी हिटलर में हम शासक की बात ही पढ़ रहे हैं कि उनकी कोई फिलोसफी है ही नहीं है। इसे फासिज्म कहा भी करता था, वी बिलीव इन एक्शन नॉट थियरी, हमारा काम करना है। अच्छा, फांसीवाद से एक बात आप सीख लिखिएगा, मैं तो एक बात आपको सीखने वाली है। कई लोग पढ़ने की तैयारी करते हैं, पढ़ते नहीं। अच्छा, पढ़ने की तैयारी कैसे करते हैं? अब पढ़ने की तैयारी में पहला पार्ट है, पहले कमरा ढूंढेंगे। कमरा मिल गया, लेकिन अब उनको दिक्कत है क्योंकि कमरा में क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है। अब ऐसा कमरा ढूंढ रहे जिसमें दोनों तरफ से खिड़की हो, मान लो खिड़की मिल गई, कमरा, अब कमरा मिल जाएगा, कहेंगे यार लेकिन बगल में शोर बहुत होता है। अब शोर का दिमाग उनमें चला गया, तो उस पर तो कहेंगे अब थोड़ा खिड़की को साउंड प्रूफ कराया जाए, सब करा लेंगे। उनके लेकिन ये मेज ढकढुक ढकढुक कर रही है। अब टेबल के पीछे पड़ गए। अब टेबल, अच्छा हम लोग इसे, मैं आपको नहीं जानता कि आप लोग ऐसा नहीं करते हो। हॉस्टल में एक एक से 200 एग्जाम्पल मिलते थे। अब कोई कोई मेज के पीछे परेशान है। अच्छा, मेज अब ढूंढ रहा है, ऐसी मेज मिल जाए एकदम चौकोर हो। मेज मिल गई, उन्होंने कहा यार चेयर नीचे हो जा रही है। अब जब सब कुछ ठीक हो गया, लैंप का लगता है ये अलग प्रकाश ज्यादा ही कर रहा है क्या ये? मतलब ऐसे से उनके पास आर्गुमेंट आते थे। वो पढ़ने की पूरी, उनका कमरे में कभी चले जाएगा, पढ़ने की पूरी तैयारी है, बस कभी मेज कुर्सी पर बैठे नहीं। उदारवादी मार्क्सवादी पढ़ने की तैयारी करते हैं, और फांसीवादी क्या करते हैं? पढ़ते हैं। फांसीवादी ऐसे भूत की तरह, कहीं लैंप मिला, पार्क में ही मिल गया, पढ़ना शुरू कर दिया। बाद में सुबह शाम नहीं देखा जाए कब पढ़े कब न पढ़े कब छोड़े। फांसीवादी, इसलिए हम मुसोलिनी हिटलर की बात करते हैं। बाकी किसी, हमने ऐसा थोड़ा उदारवादी में हमने कहा कि इन्होंने जेफरसन, मेडिसन, वुडरो विल्सन क्या विचार था, बस लॉक, इनका रेफरेंस हमने दिया। लॉजिक शासक थे, फिलोसफर थे। हायक, कांट फिलोसफर थे। मार्क्स तो सबसे बड़ा फिलोसफर था, शासन करने का मौका कभी नहीं मिला। लेकिन ये क्या थे? शासक थे। इन्होंने कहा भाई एक्शन देखो यार, थियरी करके क्या करोगे। अच्छा, ये याद रखिए, ये तैरना जानते थे, सिद्धांत नहीं। अच्छा, कई लोग क्रिकेट को खेले, कई लोग क्या कहते हैं, क्रिकेट का सिद्धांत सीखे, कैसे बैकफुट मारा जाता है, कैसे। धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट किया है भाई, क्रिकेट की कौन सी डिक्शनरी में हेलीकॉप्टर शॉट है? कहीं नहीं है। एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन थियरी। फांसीवादी बात मानते हैं, एक्शन, काम करिए, भिड़ जाइए, बजाय के सिद्धांत बनाए। सिद्धांत कई लोग कहते हैं अच्छा अब हम टाइम टेबल बनाएंगे, 3 दिन टाइम टेबल बन रहा है, सुबह 8 बजे से 9 बजे नाश्ता। नहीं यार, 8 से 9। अच्छा, आपको देखिए बड़ी मजाक की बात है, कई कई बार हमसे कोई सुनेंगे, सर मुझे स्ट्रेटेजी चाहिए, ऐसा स्ट्रेटजी बना दो सर। अरे यार, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी पढ़ना, विल पावर, एक बार पढ़ना इंपॉर्टेंट है, अरे स्ट्रेटजी नहीं। और कोई तो साल भर, सर मुझे स्ट्रेटजी चाहिए, ये लो स्ट्रेटजी चाहिए। अरे जब क्लास कर रहे हो इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी होती है, उसे फॉलो कर, लिख लो, खत्म हो गया। ना ना सर, स्ट्रेटजी, बी फासिस्ट, स्ट्रेटजी चाहिए, भूत की तरह पढ़ना चाहिए, लग जाओ बस, डोंट वरी फॉर स्ट्रेटजी। अच्छा अच्छा, इसको पर्सनल मत लीजिए। मान लो कोई, मुझे कोई याद नहीं होता कब किसने क्या पूछा, तो आप लोग यार सर मेरे पे तो नहीं कह रहे, ना ना ना, मुझे तो याद ही नहीं रहता कौन कब मिला, किसने क्या पूछा था। मैंने कई बार मैं मजाक में भी कह देता हूँ, तो उसको गंभीरता से नहीं लेने की जरूरत है। तो ले लिया, तुम क्या कहने देते, ले लिया तो ले लिया, बताइए। अच्छा, कॉमनलिटी, अब देखिए हिटलर मुसोलिनी कॉमन विचार क्या है? अच्छा, कोचिंग वगैरह में कई बार ये सब ध्यान रखें, बच्चे नाराज हो जाए, टीचर तो ये सब भी नहीं बोल पाता कई बार, एक दो समय बोल पाते, नाराज होइए अलग बात है,
सही बात तो देखिए मैं कहना पड़ेगा मुझे भाई, अभी मैं सही बात नहीं कहूंगा, 4 साल बाद फिर सही बात करने का क्या मतलब है? टीचर को एक बार ठांसना भी चाहिए। गलत बात कहे थोड़े कि अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, खराब कर रहे हो। अच्छा, कॉमनलिटी, समानता क्या है? देखिए, पहला, बोथ आर अल्ट्रा नेशनलिस्ट, अंतरराष्ट्रवादी है। बोथ आर अल्ट्रा नेशनलिस्ट। मैं पूरी जो विशेषता हमने बता दिया, आप याद रखिए। ये दोनों मानते हैं कि वन पार्टी गवर्नमेंट, बोथ आर एक्सपेंशनिस्ट, ये विस्तारवादी हैं। और विस्तारवादी को आप कह लीजिए साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, जो भी कह सकते हैं। विस्तारवादी, लड़िए, सीमाएं बढ़ाइए, आगे बढ़िए। बोथ आर, दे इज रिफ्यूट, रिजेक्ट करते हैं। बोथ ऑलवेज रिजेक्टेड, रिजेक्ट क्या किया है इन्होंने? डेमोक्रेसी, राइट्स, लिबर्टी, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, अधिकार, संविधानवाद, सब कुछ ध्वस्त कर दिया। शांति, अंतर्राष्ट्रीयतावाद, ये सबके विरोधी हैं। डेमोक्रेसी, अधिकार, स्वतंत्रता, संविधानवाद, दे आर ऑल अपोजिंग दैट। और मानते हैं क्योंकि राष्ट्रीय शक्तिशाली होने में बाधाएं हैं ये। यद्यप हम लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता सब अलग से पढ़ेंगे, लेकिन समस्या तो यही है। अच्छा, समानता के विरोधी क्यों है? ये कहते हैं अरे भाई, व्यक्तित्व अलग होता है, नेतृत्व अलग होता है, समान सब कैसे हो जाएंगे? समान सब नहीं हो जाएंगे। स्वतंत्रता की बात, उनका नहीं। राष्ट्र पहले आएगा। स्वतंत्रता के नाम पर अपने हितों की बात आप मत करिए, और न ही क्लास के नाम पे समाज में संघर्ष उत्पन्न करिए। सबके इसलिए विरोधी हैं। इनका इनका विचार क्या है? इनका विचार पावर है, शक्तिशाली बनिए। पावर की बात करते हैं, वार की बात करते हैं, और लीडरशिप, शक्ति की बात, युद्ध की बात, नेतृत्व की बात। अब देखिए, दोनों बातें एक ही जैसी हैं। दोनों के 99.99% बातें एक जैसी है। अब टेक्निकल अगर फर्क आप करना चाहें तो थोड़ा सा कर सकते हैं। मुसोलिनी, हिटलर के विचार में, कई लोग कहते हैं मुसोलिनी ने जो पार्टी बनाई थी उसका नाम फासिस्ट था। हिटलर ने जो पार्टी बनाई थी उसका नाम था नाजी। हिटलर ने जो पार्टी बनाई थी उसका नाम था नाजी, और मुसोलिनी जो पार्टी बनाई थी उसका नाम था फांसी। इस वजह से लोग कहे फांसीवाद, नाजीवाद में थोड़ा थोड़ा अंतर बताने लगे। अगर हम अंतर कहें तो अंतर देखें, बहुत ध्यान से देखिए। मुसोलिनी प्रथम विश्व युद्ध में उन अपने उपनिवेशों को अर्जित करना चाहता था जिसे वो गंवा चुका था। इसे मुसोलिनी वाज मोर लुकिंग फॉर ग्लोरी ऑफ द इटली। इटली तक उसकी बात सीमित थी। मतलब ही वाज, वो इटली के वैभव को वापस करना चाहता था। मुसोलिनी का ज्यादा ध्यान था इटली का गौरव, इटली का वैभव, जो रोम साम्राज्य से बना हुआ था, प्रभावशाली था। जस्ट उसको फिर से रिवाइवल ऑफ ग्लोरी ऑफ पास्ट,
रिवाइवल ऑफ ग्लोरी ऑफ इटली, तो वो मुसोलिनी का ध्यान हुआ करता था। जबकि हिटलर की बात केवल जर्मनी तक नहीं थी, वो विश्व विजय की आकांक्षा रखता था। हिटलर वॉज लुकिंग फॉर कंट्रोल ओवर द एंटायर वर्ल्ड। वो समूचे विश्व पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। ही वॉज लुकिंग फॉर द कंट्रोल ओवर द एंटायर वर्ल्ड। और इसीलिए उसका एक सलाहकार भी था, हॉसोफर, जिसने जियो पॉलिटिक्स की बात कही थी। और फिर वो कहा भी कि उसके बाद बहुत सारे और वीर मैकेंडर जैसे लोग आए, उन्होंने कहा था कि पहले जो दुनिया के हार्ट पे नियंत्रण करेगा, दुनिया के द्वीपों पर नियंत्रण करेगा, जिसका दुनिया के द्वीपों पर नियंत्रण होगा, पूरी दुनिया पर नियंत्रण होगा। और इन लोगों ने माना था दुनिया का हार्ट क्या है? ईस्ट यूरोप। उनका जिसका ईस्ट यूरोप पर नियंत्रण होगा, सारे आइलैंड पर नियंत्रण होगा। और जो दुनिया के सारे द्वीपों पर नियंत्रण करेगा, पूरी दुनिया पर नियंत्रण कर लेगा। Therefore, Hitler's ambition was very much greater. तो कहते नहीं है, अंतर यहां पे था। दूसरी बात है, मुसोलिनी ने इटली की बात कही, राष्ट्रवाद की बात अपनाई। मुसोलिनी बिलीव्स इन नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की बात करता ही था। लेकिन हिटलर की बात प्रजातिवाद पर जाकर केंद्रित होती थी। हिटलर ने जैसे राष्ट्रवाद का मूल आधार बनाया रेसियलिज्म, प्रजातिवाद, सुपरियरिटी ऑफ रेस, सुपरियरिटी ऑफ आर्यन रेस। जो आर्य प्रजाति की श्रेष्ठता की बात करता था, पैसा विचार कभी मुसोलिनी ने नहीं दिया। मुसोलिनी बात नहीं करता था। इन्हें बात इस तरीके से समझिए, हिटलर वॉज मोर एग्रेसिव इन कंपेरिजन टू मुसोलिनी। इवन हिटलर वॉज, ये कह सकते हैं कि हिटलर ज्यादा क्रूर था मुसोलिनी की तुलना में। ये बात हम लिखते तो नहीं क्योंकि व्यक्तिगत बात हो जाएगी। क्रूर था, आक्रामक था। वैचारिक मामला ये दिखता है, हम लिखने में ऐसा वैचारिक होते हैं, व्यक्तिगत नहीं। आइडियोलॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल। दूसरी बात आप देखें तो प्रजातिवाद की बात कहीं मुसोलिनी ने नहीं की। लेकिन आप याद रखिए, दोनों बात तो एक ही करते थे, राष्ट्रवाद को बढ़ाना। ये राष्ट्र की बात करता था और प्रजातिवाद की बात करता था, उद्देश्य एक ही था, हमने पहले लिख दिया है। इतने अंतर हैं, बड़े सतही किस्म के हैं, सही नहीं है। और इसलिए शायद आज तक कभी अंतर पूछा भी नहीं गया है। आईएएस में तो नहीं पूछा गया है, और पूछा जाए तो हर पॉइंट हमें पास होना ही चाहिए। तीसरा अंतर कहा जाता है, मुसोलिनी का परंपरावाद में ज्यादा विश्वास था। मुसोलिनी हैड मोर फेथ इन ट्रेडिशनलिज्म, परंपरा, कल्चर। और हिटलर का विश्वास सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में था, सामाजिक डार्विनवाद को मानता था। फिर यहां ज्यादा आक्रामक है वो। हिटलर का ज्यादा ध्यान सामाजिक डार्विनवाद, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और योग्यता की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब जो शक्तिशाली होगा वही बचेगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस। हिटलर हमेशा इसकी बात किया करता था। मुसोलिनी के मतलब था कि नहीं नहीं, हम परंपराओं को पीछे कर, परंपराओं को आगे कर लेंगे, हम शक्तिशाली हो जाएंगे। ऐसा नहीं था कि पूरी दुनिया पर नियंत्रण कर लेना, मरना, लड़ना, भिड़ना। मुसोलिनी बात करता था, हिटलर बात करता था। इस देखिए, हिटलर के विचार हम बार बार कहें, हिटलर वॉज मोर एग्रेसिव इन कंपेरिजन टू मुसोलिनी। कहां चल दिए मेरे दोस्त? यार ये कौन सी बात होती है? अच्छा कोई बात। सोशल डार्विज्म और इधर परंपरावाद, फिर फर्क होता है। और अगर लास्ट एक पॉइंट ऑफ फर्क करना चाहें, लास्ट, अच्छा आपको ये ध्यान ही दिला दें, आप कहेंगे यार ये बताओ इसका मतलब क्या है कि ये परंपराओं को नहीं मानता है, ये भी प्राथमिकता का सवाल है केवल। ये थोड़ा ज्यादा बल देता था, बाकी सब दोनों को मानते थे।
और आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर इटली जर्मनी के साथ था तो ऐसा हम कैसे कह दें कि विश्व में शक्ति का आकांक्षा उसकी नहीं थी, वो भी था उसके साथ। इसलिए अंतर केवल प्राथमिकता का मामला आता है, दोनों सभी बातों को मानते हैं, इसलिए अंतर करना थोड़ा मुश्किल है। लास्ट में देखिए, इटली वॉज मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड इन कंपेरिजन टू जर्मनी। आप याद रखिए कि जो हिटलर का मामला था, हिटलर को यहूदियों से प्रॉब्लम थी, और हिटलर को यहूदियों से प्रॉब्लम इसलिए थी कि यहूदी अल्पसंख्या में थे, सारे बिजनेस पर उन्हीं का नियंत्रण था। तो हिटलर को ज्यादा भड़कावा देना पड़ा यहूदियों के खिलाफ। और दूसरी बात ये कही जाती है, दूसरी बात ऐसी मानी जाती है कि जो बाकी जर्मन थे वो गांव में रहते थे, उद्योगों का फायदा उन्हें उतना नहीं मिला था। इसलिए हिटलर वॉज मोर अगेंस्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन। हिटलर को लगता था उद्योग जब से आ गए, शहर जब से आ गए, लोगों में राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति खत्म हो गई। अच्छा, खास बात आप देखिए, जो ज्यादा बुद्धिजीवी हो जाता है वो अंतर्राष्ट्रीयतावादी हो जाता है। जो पढ़ लिख गया, मानवता, ये या तो मानवता की बात करेगा, या शांति की बात करेगा, या अपने हितों की बात करेगा। जबकि आप देखो, थोड़ा कम पढ़े लिखे व्यक्ति में राष्ट्रवाद बहुत होता है। मैं कई बार देखा, अभी अगस्त में कंवरियों को देखिएगा, कंवरिया जाते इतना बड़ी, इतनी बड़ी मोटरसाइकिल, इतना बड़ा तिरंगा, राष्ट्रवाद बहुत होता है। इसलिए हिटलर वॉज अगेंस्ट मॉडर्नाइजेशन। हिटलर कहता था आधुनिक जमाना आया, आधुनिक जमाने ने व्यक्ति में स्वार्थ पैदा कर दिया, राष्ट्रवाद की बात भूलती है। मुसोलिनी ऐसा नहीं मानता था। मुसोलिनी औद्योगिक समाज का उतना बड़ा विरोधी नहीं था जितना बड़ा हिटलर था। तो अंतिम अगर कंपैरिजन कर लें तो मुसोलिनी वॉज इन फेवर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मुसोलिनी को औद्योगिक समाज, शहरी समाज का ज्यादा समर्थन करता था। मुसोलिनी वॉज मोर फेवर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जबकि हिटलर उसके खिलाफ जाता था। हिटलर वॉज मोर अगेंस्ट द मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक खास बात है, आधुनिक होने के साथ जाति धर्म की परंपराएं टूटने लगती हैं, तो आदमी विवेक का प्रयोग करने लगता है। और जब जाति धर्म की परंपरा, भाषा की परंपरा टूटेगी, विवेक का प्रयोग टूटेगा, तो मामला फिर गड़बड़ होगा। और आप याद रखिए, कहा भी जाता है, वैसे तो राष्ट्र राज्य शब्द का प्रयोग एक पर्याय में करते हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं हिटलर के विचार, हिटलर हमेशा नेशनलिज्म शब्द का प्रयोग खूब किया करता था, वो राज्य शब्द का प्रयोग नहीं करता था। नेशन, नेशन। मुसोलिनी ज्यादा राज्य शब्द का प्रयोग करता था। वैसे वो, क्योंकि राष्ट्र राज्य एक दूसरे के पर्याय है। राष्ट्र का मतलब क्या है? भावनात्मक एकता। राज्य का मतलब है उस भावनात्मक एकता को प्रशासनिक एकता देने वाली सरकार, राज्य। इसे राष्ट्र राज्य हमेशा पर्याय है। नेशन स्टेट इज इंटरचेंजेबल टर्म। लेकिन जर्मनी में ऐसी परंपरा थी कि नेशन, नेशन, नेशन खूब यूज करते थे नेशन को। अब ये अंतर है, अंतर आपको बड़ा स्पष्ट दिखेगा नहीं, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बड़ा ही बाल की खाल निकालने वाला अंतर है। जैसे कोई कहे लिबर्टी और फ्रीडम में अंतर बताओ, आगे अंतर बता देंगे आपको, है नहीं। अब कई बार जो लोग पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ते, ऐसे ऐसे खुराफात, इक्विटी इक्वलिटी में क्या अंतर है? हमारे लिए कोई अंतर नहीं है। अब हो सकता है उनके लिए हो, कोई अंतर नहीं। यही है फारसी बात। एक दो सवाल आप लिख लीजिए। अच्छा, किसी ने कहा हन्ना आंट वाला पॉइंट फिर से बता दें। हन्ना आंट हमें विचारक के रूप में पढ़ना है, चिंता मत करिए। इससे हमने इसको शॉर्ट किया, बहुत सारी चीजें आगे भी पढ़नी है। अब जो एक दो सवाल लिख लीजिए। फारसीवाद
फांसीवाद कार्यक्रम में विश्वास करता है, सिद्धांत में नहीं। टिप्पणी कीजिए। फासिस्ट बिलीव इन द प्रोग्राम्स, नॉट इन थियरी। फांसीवाद कार्यक्रम में विश्वास करता है, सिद्धांत में नहीं। फासिस्ट बिलीव इन एक्शन और प्रोग्राम, नॉट इन थियरी। दूसरा प्रश्न। अच्छा, इसे आप लिख लेंगे। क्या इनका प्रोग्राम था? इनका प्रोग्राम क्या था? इनका प्रोग्राम क्या था? लिखा हुआ है। या देखिए, हम शब्दों को बदलते जाएंगे। इनका कार्यक्रम क्या था? इसके पीछे इसलिए कहा जाता है और फांसीवाद का एक ही कार्यक्रम था, और वह है अवसरवाद। लोग कहते हैं फांसीवाद कोई सिद्धांत ही नहीं था। जैसे आपको याद होगा, मैकगवर्न ने 4 आधार बताए थे: परंपरावाद, आदर्शवाद, सामाजिक डार्विनवाद, अबौद्धिकवाद। लेकिन कुल मिला के सिद्धांत इनका था ही नहीं। इनका पूरा कार्यक्रम था। कार्यक्रम क्या था? दुनिया को लूट लेना, आम भाषा में कहते ही कार्यक्रम था। और पूरी दुनिया पर किसका फतेह स्थापित कर देना? फांसीवादियों का। साम्यवादियों का सफाया कर देना, ये इनका कार्यक्रम था। अगला प्रश्न है। अच्छा, अब याद रखिए, हमेशा जब लिखते हैं की टर्म आप यूज करिएगा। जैसे लिखने में कहानी कभी नहीं। जैसे क्लास में कई बार सुन के हम कहानी लिख लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब प्रश्न है एक सीधा कार्यक्रम, 150 शब्दों में फांसीवाद कार्यक्रम है, सिद्धांत नहीं लिखिए। अब क्या लिखे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों सेनाएं आपस में लड़ रही थी, लेकिन फांसीवादियों ने यूरोप को हरा दिया। और यूरोप को हराने के बाद हिटलर और मुसोलिनी एक साथ बैठ के उनका क्या कार्यक्रम बनना चाहिए, ये सब नहीं। सीधे पॉइंट पर आए भाई ये। हाँ, आप ये कर सकते हैं। लिखने में क्या है? अब इंट्रोडक्शन आपको इसको देना है। कैसे लिखेंगे? उदारवादी मार्क्सवादियों ने सिद्धांत बनाया, दर्शन दिया, फिर उसको व्यवहारिक रूप दिया। इसका उल्टा, फांसीवादियों ने सारे सिद्धांत को ही व्यवहार बना दिया। फांसीवादियों का एक ही सिद्धांत है, कोई सिद्धांत ही नहीं है। जैसा अवसर पाया जाए उधर अपना लिया जाए। एक फांसीवाद का सिद्धांत, एक ही सिद्धांत था राष्ट्र का सिद्धांत, एक ही सिद्धांत था शक्ति का सिद्धांत, विस्तार का सिद्धांत, शांति लोकतंत्र और अधिकार का विरोध का सिद्धांत। ये इनका सिद्धांत था और ये कार्यक्रम था। सच पूछिए, इनके कार्यक्रम सिद्धांत में कोई फर्क ही नहीं है। उदारवाद मार्क्सवाद में हो सकता है। अगला प्रश्न आप लिखिए। फांसीवाद फांसीवाद पूंजीवाद के संकट का दौर है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। Fascism is a phase of crisis of capitalism. Critically examine. फांसीवाद पूंजीवाद के संकट का दौर है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगला प्रश्न है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए फांसीवाद पूंजीवाद के संकट का दौर है तो क्या लिखेंगे? फांसीवाद की मार्क्सवादी व्याख्या। एक ही तो फांसीवाद की मार्क्सवादी व्याख्या मैंने आपको बता रखा है कि मार्क्सवादी क्या मानते हैं। फांसीवाद नहीं बल्कि क्या है? पूंजीवाद है। और
जब क्रिटिकल, इसमें क्या क्रिटिकल एग्जामिन, बाद में उदारवादियों का मत भी लिखेंगे कि उदारवादी इस बात को नहीं मानते। देखिए मार्क्सवादियों का मानना ऐसा है, और मार्क्सवादी फांसीवाद को पूंजीवादी क्यों मानते हैं? क्योंकि फांसीवादियों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध नहीं किया। दूसरी बात है, फांसीवादियों का समर्थन सभी पूंजीपतियों ने किया था। तीसरी बात है कि पूंजीपतियों ने मार्क्सवादी आंदोलन से अपने आप को बचाने के लिए राज्य के लोकतांत्रिक स्वरूप का विनाश करके कौन सा स्वरूप अपना लिया? अलोकतांत्रिक। अगर मुझे इसी प्रश्न को पूछना है तो मैं थोड़ा सा और आडंबर करके पूछ सकता हूं। लिख लीजिए। टिप्पणी कीजिए, राइट अ शॉर्ट नोट्स। न तो कुछ राज्य के विरुद्ध है और न ही राज्य के बाहर है। राइट अ शॉर्ट नोट्स। न तो कुछ राज्य के विरुद्ध है और न ही राज्य के बाहर है। न तो कुछ राज्य के विरुद्ध है और न ही राज्य के बाहर है। क्या लिखेंगे? आप याद रखिए, अंधराष्ट्रवाद पहला, अंधराष्ट्रवाद पहला, शक्ति दूसरा, व्यक्ति पूजा तीसरा, सर्वाधिकारवादी राज्य चौथा। और जब ये बात आप लिखते रहेंगे चारों पॉइंट, उसमें बीच में कहीं क्लाइन उदारवाद से कंपेयर कर दिया, मार्क्सवाद से कंपेयर करिए। पहले क्या होता है, देखिए उत्तर लिखने में दो तीन चीज हमेशा बेसिक टर्म्स आ जाए आपके। फांसीवाद से कोई भी सवाल आए तो एक बार चेक करिए क्या वो की टर्म्स हैं। की टर्म्स क्या है? अल्टरनेशनलिज्म, सोशल डार्विज्म, ट्रेडिशनलिज्म, इरेशनलिज्म, व्यक्ति पूजा, शक्ति पूजा। तो जब भी आप कोई प्रश्न लिखते हैं पहले की टर्म्स आप देख लीजिएगा, अच्छा इन की टर्म्स का प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। एक बार करिए, दो बार करिए, तीन बार करिए, कुछ भी पूछा जाए की टर्म्स आए, बाकी जो सेंटर पूछा है इसको आगे लिख चलिए। और देखिए लिखने में कई बार गलतियां कब होती है, मान लीजिए जैसे पूछ जाए कि राष्ट्र के बाहर या राष्ट्र के विरुद्ध कुछ भी नहीं है, तो आखिर में राष्ट्र के बाहर या विरुद्ध कौन हो सकता है? दूसरा राज्य। और सामाजिक डार्विनवाद को मानते हैं, राज्य के बाहर या विरुद्ध, राज्य के न तो कुछ विरुद्ध होगा न कुछ बाहर। यानी बाहर क्या है? अंतरराष्ट्रीयतावाद को नहीं मानते, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मानते। मुसोलिनी ने लीग ऑफ नेशंस को ऐसा कूचा था दोस्तों, वुडरो विल्सन का सपना चूर हो गया। वुडरो विल्सन के आंसू थम नहीं रहते कि हमारा राष्ट्रीय लीग का ये हाल। हिटलर ने कहा था मैं इसकी टंगड़ी उठा के फेंक दूंगा। न राष्ट्र कुछ बाहर है न अंदर है। अंदर कौन? व्यक्ति, धर्म, प्रेस, स्कूल, सब बातें आगे की नहीं आ गई? न कुछ अंदर, फिर क्या है? मैं ही मैं हूं इस जमीन से आसमां तक। राष्ट्र ही तो है दोस्तों। न कुछ राज्य के अंदर है। देखिए इसे एक बात रखिए, जब कोई व्यक्ति विद्वान व्यक्ति किसी बात को कोट करता है उसके मायने बड़े उपमात्मक होते हैं। न तो कुछ राज्य के अंदर है, न उसके विरुद्ध है, न उसके बाहर है। राज्य के विरुद्ध कौन हो सकता है? केजरीवाल, कल्पना करिए कि वो रहेंगे फांसीवाद में। राज्य के विरुद्ध कौन हो सकता है? कश्मीरी अलगाववादी, फांसीवाद रहते थे, ये सब रहते। जो फांसीवादी शासन करते दोस्तों, विपक्ष जैसा कोई चीज था ना वहां, ये नहीं, एक पार्टी गवर्नमेंट। विपक्ष, विरोध, मतभेद, असहमति, आलोचना, ये सब शब्द कभी सुने नहीं जाते थे, क्योंकि वहां व्यक्ति का नहीं अलग विचारों का विनाश कर दिया। आपका विचार वही होगा जो मुसोलिनी का है। इसे मुसोलिनी कहा था सोचने का ठेका हमने ले रखा है, आम जनता सोचेगी नहीं, कल पीछे चलेगी। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? सब लोग सोचने लग जाते हैं। अब लोकसभा बैठी देख लीजिए, धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है।
चर्चा हो रही। चर्चा से आज तक कोई महान काम हुआ है? तलवार से चर्चा हो रही है दोस्तों। करो चर्चा। इसलिए बात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या काम करना? बात करना नहीं दोस्तों, बात किए जा रहा है। ये काम करना एक करके दिखाइए हमें, बात नहीं, एक्शन। इसलिए देखा, न राज्य के कुछ अंदर है, न विरुद्ध है, न बाहर है। राज्य ही राज्य है। तो ये राज्य है, ये कौन सा ज्योग्राफी में कौन सा है? उसके आगे ऊपर नीचे कोई जहाज जाता है, उसी में घुस जाता है। कौन? बरमुडा ट्रेंगल। ये राज्य है, बरमुडा ट्रेंगल है, सब कुछ इसी में चला जाएगा। ये राज्य है दोस्तों। ये राज्य है या वो गुफा है जिसमें शेर के अंदर जाने के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर आने के नहीं। ये राज्य है। इसके बाहर, इसके विरुद्ध सोचने की कोशिश मत करिए। बात तो लिखने की एक अभिलेख, इसलिए तरह की किसी चीज को सोच के पढ़ना चाहिए, रट के कभी नहीं। और मैं बार बार कहता हूं कि जो विषय आजकल का जो एग्जाम पैटर्न है, 20 सवाल पूछा जाएगा 15-15 नंबर के, रटने वाले विषय में कितने तथ्य आप रट पाएंगे? जरा सोच के देखिए। एक रटेंगे, एक भूलेंगे, एक रटेंगे, एक भूलेंगे। यहाँ रटना है ही नहीं है, विचारों की दुनिया है दोस्तों। पढ़ के देख लीजिए एक बार। अगला प्रश्न आप लिख लीजिए। अच्छा, आपने कुछ दिनों पहले नहीं सुना था कि हमारे यहाँ सरकार ने पुरस्कार दिया, कुछ लोगों ने पुरस्कार वापस ले लिया। हिटलर या तो पुरस्कार देता नहीं है, तो किसी के माई के लाल की हिम्मत है पुरस्कार वापस कर दे। पुरस्कार वापस रहने वाला रहेगा क्या? और हिटलर होता पहले रवीश कुमार को पकड़ता, एनडीटीवी का आदमी। रवीश कुमार कहाँ जाते हैं? और उसके बाद हिंदू इंडियन एक्सप्रेस दूसरा पकड़ता पहले इनको। ये वो सरकार के खिलाफ लिखते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ क्या लोकतंत्र दोस्तों, मीडिया क्या, आज तक, कल तक, परसों तक एनडीटीवी, तो पता नहीं कौन सी टीवी के। और हमारे यहाँ जेएनयू में राष्ट्र की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। नो धरना, नो प्रदर्शन, नो प्रोटेस्ट, ओनली आज्ञा, अनुपालन, कर्तव्य। ये सीखिए। धरना प्रदर्शन नहीं, इसे डेमोक्रेसी चरित्र खराब करता है दोस्तों। डेमोक्रेसी वो परिणाम है जो मेरा दोस्त झोला लेके भागा हुई है। ये क्लास से लेकर संसद तक यही प्रवृत्ति रहेगी। ये लोकतंत्र पैदा करता है दोस्तों। और फांसी वाली एक बार क्लास में आ गए, हिल नहीं सकते दोस्तों, कुछ भी हो जाए, बेहोश हो जाइए, कुछ भी हो, बैठिए। बेहोश अच्छी बात है, बेहोश 2-4 बार होइए, जीवन में शक्तिशाली बन के उभरेंगे। पानी मिले न मिले, लाइट कट जाए, छू छपड़ नहीं, बोलना मना है। पानी नहीं आ रहा है, ये नहीं बोलना, ये फांसीवादी चिंतन है दोस्तों। अनुशासन, एक बार बैठ गए तो बैठ गए, जब तक टीचर नहीं जाएगा उठ नहीं सकते। लेकिन लोकतंत्र हमारा कैरेक्टर खराब पता है। हम पूछेंगे, सर ये क्या है, पानी नहीं आया पहला, तो कहीं वॉशरूम में जाना है, दूसरा घर भाग जाना है, और टीचर आ रहा है भुर भुर भुर, 1-2 आया, 2 आया, 3 आया। तो लोकतंत्र कैरेक्टर खराब करता है। क्या करता है? इसलिए अगर आपका मकान मालिक फांसीवादी होगा तो बता दे, 10 बजे के अंदर आ जाना है करके। क्या लिखा आपने? लिख लीजिए, प्रश्न लिख लीजिए, प्रश्न लिख लीजिए। जरा थोड़ा शब्द आपको बदल दे, थोड़ा कठिन सवाल दे दे, नहीं तो 2-3 सवाल तो मैंने बड़े सरल सरल आपको दे दिए। अच्छा, इन सबको उत्तर लिख लेंगे नहीं आप? फांसीवाद,
फांसीवाद, बल और शक्ति, फांसीवाद बल और शक्ति के प्रयोग के द्वारा बल और शक्ति के प्रयोग के द्वारा उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों के नियंत्रण का समर्थक है। पूंजीपतियों के नियंत्रण का समर्थक है, जिसके लिए लोकतंत्र और संविधानवाद का विनाश आवश्यक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म is inevitable for maintaining the power by force and protecting the interest of capitalist. ये लिख लेंगे आप। याद रखिए, हमने केवल शब्द घुमा घुमा दिया, बस सीधी सी बात है। मार्क्सवादी फांसीवाद की व्याख्या कैसे करते हैं, एक ही बात है, बस इधर उधर हमने शब्द को घुमा दिया। और एग्जामिनर करता ही यही है कि आपके पास तो बेसिक चीजें, विषय वस्तु एक जैसी है, बस शब्द का इधर उधर करके सवाल पूछ लेगा। आगे बढ़े फिर। अब जरा दोस्तों, हमले से शांति की तरफ बढ़े। गांधीज्म, अब एकदम अलग दुनिया में आए दोस्तों। गांधीवाद, बताइए। पहला गांधीज्म बताइए। अच्छा, कारपोरेट। देख, सीधी सी बात है, जब हम मुसोलिनी कारपोरेट राज्य की बात करेंगे तो राज्य का व्यवहारिक मतलब तब सरकार है, राज्य का व्यवहारिक मतलब सरकार हो गया। और जब हम कारपोरेट राज्य की बात करते हैं, कारपोरेट सरकार, तो जो लोकतंत्र की सरकार होती है वो संसद से मिलकर बनती है। पहला, लोकतंत्र की सरकार संसद से मिलकर बनती है और संसद में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो भौगोलिक आधार पर निर्वाचित होते हैं, और बहुत सारी पार्टी होती है। जबकि फांसीवादियों ने कहा कि उनकी सरकार में कि बहुत सारी पार्टी होगी नहीं, तो बहुत सारी पार्टी नहीं होगी तो लोगों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कैसे बनाया जाए। उनका पार्लियामेंट तो रहेगी, उसमें बहुत सारे व्यावसायिक कंपनियों के मालिक आएंगे। अब मान लीजिए कि इटली में 10 उद्योग हैं, 15 उद्योग हैं, तो हर उद्योग का एक मालिक ले लिया जाएगा और श्रमिकों के एक प्रतिनिधि को भी ले लेंगे। यही लोग मिलकर पार्लियामेंट में बैठेंगे। इसे आप आम भाषा में कहिए तो एक होता है, आज के डेमोक्रेसी में होता है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। जरा ध्यान से आप देखिए, इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में जहां हम बैठे हुए हैं, कोई एक सांसद को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहाँ वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, व्यवसायी भी हैं। तो फांसीवादी कहा करते थे रिप्रेजेंटेशन टेरिटरी का नहीं होगा, प्रोफेशन का होगा। लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन अगर एक पार्टी की होगी, इसका मतलब जो साम्यवादी दल से लोग होंगे वही कहाँ होंगे, पार्लियामेंट में।
तो हर व्यवसायी वहां चला जाएगा, इस्पात का अलग, दूध का अलग, एमडीएच वाला वही चला जाएगा, देगी मिर्च का तड़का अंगन फड़का। अजीम प्रेम जी, इन्फोसिस, नारायण मूर्ति, ये सब संसद में होंगे। और पहला थोड़ा वर्किंग क्लास के लोग होंगे, उनका भी रिप्रेजेंटेशन संसद में दिया जाएगा। और ये लोग राष्ट्र को कैसे महान बनाया जाए, राष्ट्र को महान बनाने के लिए इकोनॉमी कैसे चलाई जाए, इसके बारे में सरकार को सलाह देंगे। यही है कारपोरेट राज्य। बात स्पष्ट है? यानी कारपोरेट राज्य संसदीय लोकतंत्र का विकल्प था, संसदीय लोकतंत्र का विकल्प था। वो रिप्रेजेंटेशन दिखाने का प्रयास था नहीं, दिखाने का प्रयास था। गांधीवाद। अब दोस्तों, एथिक्स गांधी के बिना हो जाए संभव नहीं है। और आप प्रीवियस ईयर के सवाल आप देखिए, और कई बार निबंध गांधी के बिना हो जाए संभव नहीं है। गांधी तो एक एक बात पूछी जाती रहती है। किसी ने कोई सवाल पूछा? किसी ने कहा आप फांसीवादी फौजी वाले कपड़े पढ़ाओ तब, क्या मतलब? समाजवादी कुर्ता पैजामा, उदारवाद सूट पैंट, इसी भावनात्मक रूप में जुड़ जाएंगे हम आपसे। अच्छा, मतलब इस भाई सही बात है कि मतलब अच्छा, मतलब आपको हम फौजी वाला कपड़ा बनवा दें, मतलब ऐसा कह रहे हैं? अच्छा, पढ़ाया गया। ओह माय गॉड, व्हाट। एक बात याद रखिए, एक बार आप देखिए, ये उदारवाद का प्रभाव है कि टीचर को ही सलाह दिया जा रहा है। लेकिन आपको फिर याद दिला दें, वो कहानी आपको याद होगी। अगर किसी के पास दो गाय हैं, दो गाय है, उसने एक गाय बेच के दूसरा बैल ले लिया, ये है पूंजीवाद, उदारवाद। समाजवाद क्या है? दो गाय था, एक गाय पड़ोसी को दे दिया, समाजवाद। साम्यवाद क्या है? दो गाय था, राज्य ने दोनों ले लिया, आपको दूध दिया, साम्यवाद। आपका नियंत्रण गाय पे नहीं होगा, दूध पे होगा, दूध आप ले लो जितनी जरूरत है। तीसरा फांसीवाद क्या है? दो गाय थी, दोनों ले लिया, गोली मार दी। क्या है? फांसीवाद। इसे याद रखिए, बोलना मना है। लेकिन दोस्तों, गांधी बाबा, और सच पूछिए कि गांधीवादी चिंतन नहीं है। हम नारीवाद तो अभी लास्ट में पढ़ लेंगे अलग से, कि नारीवाद सबसे लेट में आया, तो नारीवाद को हम सबसे लेट पढ़ेंगे, सबसे देर में आया। लेकिन आपको याद दिला दें, पूरा चिंतन आप पढ़ लीजिए। उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, यूरोपीय विचार है या भारतीय? यूरोपीय है। और एक बात आप याद रखिए, आजकल तो लोग कहते भी हैं उत्तर उपनिवेशवादी विचार। अगर सोच के देखिए, क्या मार्क्स एशिया और भारत को समझ पाया था? क्या उदारवादी चिंतन यहां पे लगेगा? वास्तविकता ये है, कई बार लोग कहते हैं कि देखिए आजकल एशियाई अफ्रीकी समाज की बात अलग से देखी जाती है, और कहा भी जाता है कि देखिए हमारी पूरी एकेडमिक डिसिप्लिन में, पूरी थ्योरी में, कई बार तो लोग ये सिद्ध करते हैं, कई बार तो लोग ये कहते हैं भाई कोई विषय पढ़ते हैं इसलिए हम थोड़ा उसको समझ सके, जान सके समाज कैसे चलता है, भाई राज्य के बारे में, सरकार के बारे में। और पॉलिटिकल थियरी में तो निश्चित तौर पर आज सरकार का मामला केंद्रीय होता है। ऐसा को नहीं लगता हमें उदारवाद, साम्यवाद पढ़ाया जाता है या इन विचारों की श्रेष्ठता बताई जाती है? अगर सोच के देखिए, उदारवाद एक कॉन्टेक्स्ट विशेष में आया, जरूरी नहीं को कॉन्टेक्स्ट हमारे यहाँ रहा हो। उदारवाद मानता है कि व्यक्ति थोड़ा अपने स्वार्थ को लेकर चलता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमने ऐसा विचार रखा हो। मार्क्सवाद जैसा हिंसक विचार जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ रहा हो। इसलिए आजकल के पोस्ट कॉलोनियल थॉट, जैसा कि चाइना के लिए माओ ने रखा, चाइना में माओ ने मार्क्सवादी विचार को भी चीन के हिसाब से बदल डाला। और यकीन मानिए, गांधी, और कहा जाता है गांधी और माओ शायद एशिया अफ्रीका के दो ही ऐसे व्यक्ति थे
जो ये कहा करते थे कि देखिए ये पश्चिमी विचार हमारे अनुकूल नहीं है, और यकीन मानिए एक बार तो ऐसे में बात आई भी थी, पश्चिम का उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद प्रशासनिक रूप में खत्म हो गया है, राजनीतिक रूप में नहीं रहा, वैचारिक रूप में उसका नियंत्रण आज भी है। इवन आइडियोलॉजिकल कंट्रोल वेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। और आप देखें फ्रेंच फेनान एक अफ्रीका का ऐसा मार्क्सवादी विचारक था जो फ्रांस में बाद में पढ़ने गया। फ्रेंच फेनान ने कहा, आप याद रखिए, इस दुनिया में साम्राज्यवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाकर प्रजाति श्रेष्ठता के विचार को आगे बढ़ाया गया, और दुनिया में अपने आप में ये विषमता आज तक बनी हुई है। तो जिन लोगों ने यह कहा कि हम दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, उन लोगों ने प्रजाति श्रेष्ठता का विचार हमेशा प्रदर्शित किया, और उसी के द्वारा हमें हमेशा के लिए बता दिया कि आप अधीन हो, गुलाम हो, हमसे निकृष्ट हो। और आपको याद दिला दें, अगर हमें अपने विकास को आगे बढ़ाना है तो अपने स्वायत्त सोच तो होनी चाहिए, अपना कल्चर होना चाहिए, अपने पर, अपनी सभ्यता संस्कृति पर थोड़ा हमें विश्वास होना चाहिए। इसे साम्राज्यवाद बहुत लंबे समय तक नुकसान करता है। भाई देखिए, साम्राज्यवादी लोगों ने क्या कहा कि जो अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा उसका विकास नहीं हो पाएगा। चीन का विकास हुआ या नहीं हुआ? अंग्रेजी पढ़ के क्या? ये हमारे यहाँ ऐसा मिसकंसेप्शन आ गया, लोगों ने कहा भाई जर्मनी भाषा का प्रयोग। और आज ये बात कही जाती है कि आपका जो मौलिक थॉट आता है आपकी मदर टंग में आता है। इसे कई बार आप देखते हैं भारत जैसे देश में इतने पढ़ने लिखने के बाद ओरिजिनल रिसर्च नहीं हो पा रहे हैं। रिसर्च होगा कहां से? हम पैदा जिस भूमि में हुए, जो हमारी समस्याएं हैं, सोच समस्या हम जीवन भर अलग देख कर आए और पूरा लिटरेचर अलग पढ़ रहे हैं, मामला गड़बड़ होगा। इस तरह सोच के देखिए, जो उदारवादी चिंतन है वो भी आपने पढ़ लिया। समाज हमारा ऐसा है क्या? समाज है नहीं ऐसा। समाजवादी मार्क्सवादी ऐसा हमें व्यवहार में दिखता नहीं है। माओवादी तो अपने आप में खत्म होते चले जा रहे हैं। सच पूछ के हमारे यहाँ जो परंपरा थी, क्यों न हम उसको आगे बढ़ाकर अपने समाज को समझें? क्यों न हम उसको आगे बढ़ाकर अपनी व्यवस्था को चेंज करें? क्यों हमने तमाम विचारधाराओं का अध्ययन करके मानसिक गुलामी को आज तक बनाए रखा है, और हमने खुद ही मान लिया कि हम अधीन हैं। इस पूरे चिंतन को ओरिएंटलिज्म कहा जाता है, या उत्तर उपनिवेशवादी चिंतन। आजकल पॉलिटिकल थ्योरी में इस बात का डिबेट है, पोस्ट कॉलोनियल थॉट, यानी एशिया अफ्रीका जैसा है वो हमें यूरोप ने बताया कि हम ऐसे हैं। ये बताइए, हमें सर्टिफाई करने के लिए नोबेल प्राइज चाहिए? अब कई बार लगता है कि हिंदी फिल्म में कब अच्छी बनी आती है, अरे हॉलीवुड, मतलब कौन सा इसको पुरस्कार मिल गया? ऑस्कर। अजीब सी बात नहीं है। हम कौन से वैज्ञानिक को सबसे ऊपर प्राथमिकता दें? नोबेल प्राइज। गांधी को नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन गांधी से ज्यादा शांतिवादी व्यक्ति का इस धरती पे था। वाई गांधी वॉज नेवर अवार्डेड एज नोबेल प्राइज? उपनिवेशवादी चिंतन। भाई एशिया अफ्रीका का आदमी नोबेल प्राइज पा जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? इसे याद रखिए। जरा गांधीवादी चिंतन को देखिए दोस्तों, इसलिए गांधीवाद का विचार हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज आप देखेंगे जो जो विचार हम लाए, यहां तक नारीवाद का जो विचार हम लाए, सारा विदेशी। अरे भाई, नारीवाद का हमारे यहाँ में तो कॉन्टेक्स्ट है, और अब हमें यूरोप समझाएगा, अमेरिका समझाएगा कि महिलाओं को आजादी कैसे दी जाती है। उस चक्कर में इन दोस्तों सच पूछिए, न हम यूरोपीय हो पाए और न भारतीय रह पाए। ऐसा हौच पौच हो गया, मामला गड़बड़ हो गया। और एक ऐसे दौर में जब, क्योंकि याद रखिए, जब अंग्रेजों का शासन हमारे यहाँ आया, तो जो अंग्रेजी सभ्यता की पढ़ी लिखी फौज थी, जिसमें उदारवादी थे। अब अच्छा, अंग्रेजों का पूरा तरीका नहीं आता, थोड़ा सूट पहन के आते थे, धोती कुर्ता पर उनको बड़ी आपत्ति थी। सच मानिए, इन 70 साल के हमारी डेमोक्रेसी ने प्रूव कर दिया है, उदारवादी औद्योगिक सभ्यता से पर्यावरण का ध्वंस हो जाएगा पहला, साम्यवाद का विध्वंस हो गया, आप देख रहे हैं दूसरा, समाजवाद दुनिया के लिए विकल्प नहीं बता पा रहा है तीसरा,
21st century is a age of crisis of ideologies. सच मानिए, किसी के पास समस्या का समाधान नहीं आ पा रहा है। इतनी यूरोप में जनसंख्या थोड़ी सी, यूरोप का विचार हमारे लागू होगा। यूरोप की पूरी जनसंख्या जोड़ ली जाए, वो है 50 करोड़। तब बताइए, वो भोक्ता विचार अगर हमारे यहाँ ला दिया गया, पूरी धरती का विनाश हो जाएगा। बिल्कुल मामला बचेगा नहीं। इसे हु इज मोर, और यूरोप ने क्या कहा, हम सब है। परमाणु बम किसने मारा? पहले परमाणु बम का प्रयोग किसने किया? पहला। ये सब है पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद किसने फैलाया? ये सब है आतंकवाद का जड़ कहां से आया? ये सब है पर्यावरण का प्रदूषण कहां से आया? कमाल की बात नहीं है। और हमने अभी मान रखा है कि देर मोस्ट सिविलाइज। विकल्प चाहिए नहीं चाहिए दोस्तों? विकल्प चाहिए तो लिख लीजिए, गांधीवाद, गांधीज्म। तो जरा हम जिस जिस तरीके से हमने और विचार पढ़े, वैसे गांधी को भी देखें। तो कोई विचारक पढ़ेंगे तो उसका क्या होगा? राज्य पर विचार होगा। स्टेट, गांधीयन थॉट ओवर स्टेट एंड गवर्नमेंट, गांधीयन थॉट ओवर इंडिविजुअल, गांधीयन थॉट ओवर सोसाइटी। समाज पे गांधी का विचार होगा। गांधीयन थॉट ओवर रियलिज्म, धर्म पर गांधी का विचार होगा। गांधीयन थॉट ओवर इकोनॉमी, गांधी का अर्थव्यवस्था पर विचार होगा। यही दो डायमेंशन देखेंगे गांधी को, और एक विचार जब देखेंगे कंपैरिजन अपने आप करेंगे। तो लिखते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहले की टर्म तलाश करिए, फिर बेसिक बात लिखिए, फिर तीसरे स्तर को इसका कंपेयर करिए। और कंपैरिजन में जो भी चीज लिखी पूछी जाए उसको पहले रखिए। कंपैरिजन एक आध लाइन, अगर गलती होती है जो कंपेयर कर रहे हैं वही ज्यादा प्रोपोर्शन होने लगा तो उत्तर अजीब सा हो जाएगा। फिर तो प्रोपोर्शन ध्यान रखना है। नमक में दाल डालना है, दाल में नमक डालना है, यही सी बात है ना। नमक में ही दाल डाल दिया, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब जो कंपैरिजन कर रहे हैं प्रोपोर्शंस का हमेशा एक लाइन का होना चाहिए, ज्यादा नहीं, जस्ट लाइक अ साल्ट। आप याद रखिए, थॉमस पेंथम ने बड़ी अच्छी बात कही है। भारतीय विचारधारा में उनकी अच्छी चिंतन है। यहीं शुरुआत करते हैं। पहला, थॉमस पेंथम ने, THOMAS, पेंथम, पेंथर नहीं, पेंथम, थॉमस पेंथम ने भारतीय विचारधारा की विशिष्टता बताते हुए कहा, या भारतीय चिंतन की विशेषता बताते हुए कहा कि भारतीय चिंतन धर्म प्रधान चिंतन है। इवन इंडियन थॉट इज डोमिनेटेड बाय रिलीजन।
भारतीय चिंतन धर्म प्रधान चिंतन है। अच्छा, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंडियन थिंकिंग इज डोमिनेटेड बाय रिलीजन। अच्छा, जरा सोच के देखिए कितना बड़ा फर्क आ जाता है। तो थॉमस पेंथम ने बात सही कही। अच्छा, अभी तक जो उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद हमने देखा, यह रिलीजियस है, सेकुलर है अपने नेचर में, सेकुलर है। इसका ये मतलब हो गया इंडियन थिंकिंग इज नॉट मैटेरियलिस्टिक। भारतीय चिंतन की प्रवृत्ति भौतिकतावादी नहीं है। और ये बात तो आज भी आप देखेंगे पूरे हमारी कल्चर में खास बात दिखता है, वर्ल्ड इज नॉट मैटेरियलिस्टिक। दोस्तों, मैं तो गांव में गया, मैंने कैसे मतलब उम्र में काफी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, तो उनका सब्जी वब्जी बेचने का काम था, वो हमेशा से करते थे वो काम। 60 साल की उनकी उम्र हो गई, तो मैं एक बार गया उनके दुकान पे, हमें कहा दादा सब्जी चाहिए। उनका बेटा, और मैंने देखा गिरुआ बस धारण कर लिया। मैं कहा अरे ये क्या हो गया। उनका बेटा, अब मेरा इस घर जैसे से कोई वास्ता नहीं है, मैंने सारा काम ट्रांसफर कर दिया बच्चों को। मैंने कहा, तब मैंने कहा, मैं सब्जी ध्यान खरीद मेरा हट गया। मैं फिर ये भी इंटरेस्टिंग मामला है यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कन्वर्जन है। मैंने कहा दादा कैसे हो गया। उनका बेटा, ये सब दुनिया माया है, साथ नहीं जाएगी। उन्होंने कहा व्हाट एन आइडिया, कहाँ से सीखा ये सब। उनका बस ऐसे प्रवचन गुरु महात्मा के आजकल मैं जाने लगा हूँ, यही काम मेरा हो गया है। मैंने कहा करते क्या हो। उनका बस साल भर यहाँ मंदिर वहां घूमता रहता हूँ। मैंने कहा बच्चों से। बच्चों से मतलब नहीं है, अब बच्चे अपना देखें। ये प्रवृत्ति केवल भारत में पाई जाती है दोस्तों। और भारतीय समाज को तो आप समझिए, अमेरिका और इंग्लैंड में 70 साल में आदमी पार्टनर ढूंढता है। तो विश्वास नहीं करेंगे आप, सच है सर। 70 वहां अमेरिका इंग्लैंड में क्या है, एक आदमी जा रहा है, बूढ़ा है, और पार्क में टहल रहा है, बुढ़िया पार्क में टहल रही है, दोनों शादी कर लिया, साथ साथ रह रहे हैं। हमारे यहाँ आप देखेंगे, आप शायद, मैं ये मानता हूं कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग भी हमारे समाज में हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सच पूछिए, अपने घर में भी आप देख लीजिए, आसपास आप देख लीजिए, ये भारत में टेंडेंसी सामान्य है। हो सकता है जो मैंने देखा हो आप भी अपने आसपास देख पाते हो, ऐसे लोग हैं। तो अब भारतीय समाज को समझे कि इंग्लैंड का चश्मा ले रहे हो यार, मार्क्सवादी कहाँ है, रसिया की बात कर रहे हैं। मार्क्सवादियों की समस्या क्या है, बर्फ पड़ेगी रूस में, ठंडी लगेगी उनको कोलकाता में, ये समस्या है। उदारवादी चश्मे से देखेंगे या भारतीय चश्मे देखेंगे। और गांधी, गांधी वॉज ट्रूली इंडियन। गांधी भारत में रहे और फिर इंग्लैंड गए, फिर दक्षिण अफ्रीका गए, उन्होंने सबको देखा, उसके बाद कहा ना, हमारे समाज की जो विशेषता है उसमें हमारा ही चिंतन लगेगा। अब जरा सोच के देखिए, हमारे चिंतन धर्म प्रधान, हमारा समाज धर्म प्रधान है या नहीं है। अब कितने धर्म प्रधान तो यह हाल है, कोई आदमी नई कार खरीदेगा तो उसके आगे पीछे चोटी लगा देगा और लिख देगा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। भाई बुरी नजर लगना है तो कार पे लगेगी या किस कहीं और लगेगी। कार और ट्रक पर बुरी नजर लगने का विचार केवल हमारे यहाँ है दोस्तों। हमारे माँ बच्चों को काला टीका लगा देती है बुरी नजर से बचाने के लिए। एक खास बात है, हमारा पूरा चिंतन धर्म से संचालित होता है। धर्म चिंतन का मूल है, और इसलिए तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग बार बार धर्म को आगे करते रहते हैं। यूरोप में धर्म को आगे करके चुनाव नहीं जीत सकते, यहाँ धर्म को आगे करके आप लोगों पर नियंत्रण कर सकते हैं। और यही बात गांधी में केंद्र में आती है। एक बात याद रखिए, धर्म का प्रयोग करके भी समाज बदल सकते हैं, ये हमारे परंपरागत चिंतन में है। अब ये धर्म है या नैतिकता, ये कहना है उसके लिए अगला पॉइंट। इसलिए गांधी के चिंतन का मूल आधार ही
गांधी के चिंतन का मूल आधार ही धार्मिक और आध्यात्मिक है। Entire foundation of Gandhian thought is religious and spiritual. धार्मिक और आध्यात्मिक अंडरलाइन। इसलिए यह भौतिकतावादी और पंथ निरपेक्ष विचार नहीं है। Therefore, it is not a religious and secular thought. यह भौतिकतावादी और पंथ निरपेक्ष विचार नहीं है। और बल्कि एक गांधी ने लिखा भी है, हिंद स्वराज में लिखा है, कहाँ कहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, रामायण, महाभारत। वैसे उन्होंने बहुत सारे विदेशी ग्रंथों से प्रेरणा ली, बाइबल से प्रेरणा ली, कुरान का भी रेफरेंस उन्होंने दिया है। उन्हें तमाम टॉलस्टॉय से भी उन्हें प्रेरणा ली। और रस्किन, टॉलस्टॉय सीखा, रस्किन से सीखा, थॉरो सीखा। ऐसा नहीं तो उनका चिंतन केंद्र बाहरी लोगों से नहीं था, लेकिन उनका बेस तो था इंडिया से। और आप याद रखिएगा, इंडिया में जो धर्म का प्रयोग हुआ, और उन्होंने वेदों में देखिए कहा गया कोई व्यक्ति धार्मिक कैसे होता है, तो वेदों में बात कही गई है। देखिए, जो ईश्वर को मानता है, धर्म को मानता है, और हमने पहले आपको बता दिया है, धर्म को मानने वाला व्यक्ति समाजवादी मार्क्सवादी नहीं हो सकता। धर्म का चिंतन समाजवाद मार्क्सवाद का चिंतन बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। कैसे एग्जाम्पल आपको बता दें, धर्म में हमेशा आध्यात्मिक, अलौकिक, पारलौकिक शक्तियों की बात की जाती है। रिलीजन ऑलवेज स्पीक विथ स्पिरिचुअल, डिवाइन, स्पिरिचुअल पावर, डिवाइन पावर। इसका मतलब है रिलीजन मैटेरियलिस्टिक दुनिया की बात नहीं करता पहला। और गांधी ने रेफरेंस दिया हुआ भारत की देखिए धार्मिक परंपरा में बात थी। अच्छा, आपको सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, कहां सीखा आपने? धर्म से सीखा आपने। वही धर्म सीखा कि हमें ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स तो धर्म से हमने सीखा। और धर्म जो हमें परिवार से मिला, समाज से मिला, लोगों ने बताया, वैसे हमने काम सीख लिया। लेकिन आप खास तौर पे देखेंगे, जो बहुत मैटेरियलिस्टिक व्यक्ति होता है, वो नैतिकता होकर के विश्वास बहुत कम करता है। जो धार्मिक व्यक्ति होता है, वो गलत काम करने से डरता है। और धर्म की परंपरा, जो गांधी ने रिफर भी किया कि वेदों में कहा गया है, वेदों में ईश्वर ने 2 प्रकार के देवता स्थापित कर रखे हैं। 2 प्रकार के वो देवता हैं जो सुबह शाम हमारा काम लिख रहे हैं। यानी आज आपने दिन में क्या किया, आपको पता हो न हो, ऊपर एंट्री हो गई है। अच्छा काम किया तो, बुरा काम किया तो। और एक बात याद रखिए, इसलिए देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकती। और इसे अगर आप खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट रिजल्ट। ऊपर आपके सारे अकाउंट लिखे जा रहे हैं, इतना अच्छा मेहनत कर रहा है लड़का, ये परिणाम तो मिलना ही है। अब बस ये भौतिक दुनिया में पेशेंस रहा नहीं, हमें पेशेंस नहीं रहा, ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रही। किसी की बात याद रखिए, जो धार्मिक व्यक्ति कभी घबराता नहीं कि उसने सब काम किसके भरोसे छोड़ रखा है, ईश्वर। व्यक्तिवादी चिंतन का मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं क्या, तू क्या कर रहा है, सूरज निकाल रहा है। आदमी का बावरापन देखिए, मैं कह के सारा भार अपने ऊपर ले रखा है। आप कर रहे हैं, आपसे कोई काम कराया जा रहा है, आप तो माध्यम है दोस्तों, डोरी किसी और ने पकड़ रखी है। इसे याद रखिए, अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो जाए तो समझ लीजिए कि हमने खराब किया, और अच्छा हो जाए समझिए ईश्वर ने करवाया। इसे याद रखिए, परीक्षा पास हो गए या किसी ने पास करा दिया, अगर फेल हो गया तो इसका मतलब उसकी मर्जी कहीं और ले जाएगा। अपने मन का हो तो अच्छा, न हो तो उससे भी अच्छा। हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, क्योंकि अगर आपके अपने मन का नहीं हो रहा है, किसके मन का हो रहा है? ईश्वर के मन का हो रहा है।
और बताइए, परम पिता परमेश्वर आपका पिता कहेगी आपका बुरा चाहेगा? तो आपके पिता का पिता, उसके पिता का पिता कौन है? तो जो परम पिता है वो आपका ही बुराई चाहेगा? इसे आंख मुंह देखिए, उसके ऊपर भरोसा करिए, सारी चिंता, सारा टेंशन, सारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। रोज रोज दिल क्यों घबराता है? यार एग्जाम में पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अरे होगा क्या? जो वो चाहेगा होगा, वही जो मंजूर है न किस्मत से पहले। ये कौन सी बात है? किस्मत से पहले, भाग्य से ज्यादा किसी कुछ। इसलिए सीताराम 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 कहियो, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि। बिना वजह प्रॉब्लम लेके घूम रहे हैं, खतरों खिलाड़ी बने हुए हैं। अब ये देखिए बावर आप, और अब एक खास बात है दोस्तों, यहाँ पे जरा सोच के देखिए, आपको धार्मिक चिंतन शांति देता है या नहीं? अब जरा सोच के देखिए। इसलिए ईश्वर दो 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 एजेंट लगा रखे हैं, गलत काम करेंगे तो रजिस्टर्ड हो रहा है, सही काम करेंगे तो रजिस्टर्ड हो रहा है, और लास्ट में आपको सही काम का फल मिलना तय है, उतना निश्चित जितना सूरज का निकलना। उसका कभी इट इज, अच्छा साइंस की भाषा में कहते हैं, इट इज लाइक लॉ ऑफ एनर्जी। कहीं पे ऊर्जा लगाएंगे, वापस आएगा, मिलेगा, ऊर्जा खत्म हो जाएगी। ऊर्जा चैनलाइज होती है, खत्म कभी होती नहीं। इसे गांधी का पूरा चिंतन, हमारी परंपरा धर्म आधारित चिंतन है। और धर्म आधारित चिंतन क्या करता है? द्वेष नहीं फैलाता, घृणा नहीं करता। हाँ ये पता लगे धर्म का लोग अपनी सुविधा के हिसाब से प्रयोग करना शुरू करे, वो तो प्रॉब्लम है। लेकिन धर्म का मूल मर्म गांधी ने क्या बताया? अगला पॉइंट, अरे फांसीवाद भूल गए? अच्छा कल ही, अच्छा